इन्वायरमेंटल लॉ। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? सो आज की क्लास में हम लोग करेंगे 1 गो में इन्वायरमेंटल लॉ की पूरी तैयारी। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। सो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे इन्वायरमेंट को। जब भी हम लोग इन्वायरमेंट को देखते हैं तो एक्चुअल में हमें यही तो दिखता है। क्या दिखता है? ऐसे बहुत सारा प्लास्टिक गिरा हुआ है ना, धुआं उड़ रहा है बहुत सारा। देखिए जो हमारी नदियां हैं, जो पानी है, वो पूरी तरीके से पोल्यूटेड है। किस तरीके से कूड़े के ढेर यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। आप देखो नॉर्मल गली मोहल्लों के बाहर भी ऐसे ऐसे कूड़ा है। कैसा? क्या यही इसी तरीके से हमें ये अर्थ, ये जो पूरा हमारा एक वर्ल्ड है, ये जो प्लैनेट है, क्या इसी तरीके से हमें मिला गया था या हमने इसे ऐसा बना दिया? आप देखेंगे कि यहाँ पानी के अंदर जो हमारे जो सी एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, वो किस तरीके से जाल, कांच की जो बोतलें हैं, प्लास्टिक की जो बॉटल्स उसमें फंस जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से प्लास्टिक, पानी, मिट्टी, हवा कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इसी इन्वायरमेंट को देखेगी। क्या आप इस बात से खुश हैं? अच्छा लग रहा है इस इमेज को देख के? बताइए जरा कैसा लग रहा है इस इमेज को देख के? बहुत ही बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ही अजीब फील हो रहा है ना, बहुत अजीब फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा ये देखिए आगे कर देती हूँ, हाँ, ऐसे लगेगा कि यहाँ पर हम स्टेकेशन करने चले जाएं। अरे 3-4 दिन की अगर छुट्टियां मिल गई तो यहाँ पर हम समय बिताने चले जाए। एकदम हरा हरा, हरियाली, साफ पानी दिख रहा है, सामने सूरज की किरणें दिख रही हैं और यहाँ पर हम आराम से क्या करें, थोड़ी देर रिलैक्स करें। बस सारी टेंशन खत्म हो जाएगी कि एग्जाम कैसे पास करना है, और भी दुनिया भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअल में हमें इसी तरीके से मिला था ये इन्वायरमेंट, लेकिन हमने इस इन्वायरमेंट को इस तरीके से कर दिया। कहीं ना कहीं हम सभी का इसमें योगदान है, भागीदारी है इन्वायरमेंट को ऐसा करने के लिए, है ना। बैड फीलिंग एंड गुड फीलिंग। तो अब क्योंकि एक बंदे से ही ये कूड़ा हमने जो पीछे देखा वो बना, लेकिन अगर हम वही एक सुधर जाए तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और इसीलिए इन्वायरमेंट को सुरक्षा देने के लिए, ताकि इन्वायरमेंट ऐसा ही रहे, आगे आने वाली जनरेशन को इतना बुरा हाल ना मिले, इसीलिए हमारे पास है इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल लॉ, एक ऐसा कानून जो हर किसी को एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबल, और अगर वो उन ड्यूटीज का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर एक भारी पेनल्टी और भारी फाइन भी यहां पर लगता है। इसीलिए कहते हैं MC मेहता, ही इज द फादर ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, जहां पर उन्होंने इतनी PILs लगाई, इतने केस कोर्ट के आगे लेकर आए कि हमें एक जरूरत पड़ गई इन्वायरमेंटल लॉ की। और आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया और हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर और इस तरीके से कहते हैं ना साफ बनाया गया, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल लॉ को बिल्कुल स्टैट्यूट के हिसाब से, अपने लॉज के हिसाब से पूरा करेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा लॉ है, जितना बहुत ही वाइड है, लेकिन हमारे AIB के एग्जाम में जितने मार्क्स का आ रहा है वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको इस क्लास में पता चलेंगी। तो अगर आप भी आज की क्लास से रिलेटेड बहुत ही हैप्पी हैं कि यस मुझे एक 1 गो में ये सेशन मिल रहा है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसका लॉ से क्या कनेक्शन है, कैसे रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशंस हैं, कहां पर किन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और कहां पर लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ग्रांट यहां पर की जाती है, और कैसे एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ भी काम करने से पहले आपको कानून को देखना पड़ता है, कानून को मद्देनजर यहां पर रखना पड़ता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम एनवायरमेंटल लॉ। तो एनवायरनमेंट में आगे चलने से पहले एकदम ये हरियाली वाला जो मैंने लॉ इमेज डाला है, इसको देख के एकदम खुशी दिल को मिल रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि एनवायरनमेंट होता क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, राइट। तो एनवायरनमेंट क्या है, आइए पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट है is an essential elements in the lives of the humans। हम सभी के लिए, हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हमें हर एक समय इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। हम सांस ले रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से ले रहे हैं, हम एक्सेल इनहेल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय इन्वायरमेंट। मेरे सामने ये मेरा पोडियम है, ये स्क्रीन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हैं,
राइट। कुछ चीजें, लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, अलमारी बनी हुई है, ये सब कुछ हमने एनवायरमेंट से पाया है, कुछ भी हम पहले से नहीं लेकर आए थे, यहीं पे ह्यूमंस ने इस एनवायरमेंट से सारी चीजों को बनाया है, राइट। तो आगे देखते हैं, अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, एनवायरमेंटल लॉज। अब ये जो हमारे कानून है, एनवायरमेंटल लॉज है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर सकते हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। सो जितने भी एनवायरमेंटल लॉज है स्टूडेंट्स, ये एसेंशियल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन है, ये इसी एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ऑफ द मैन मेड एक्टिविटीज, रेजिडेंशियल एरियाज कंस्ट्रक्शन करने के लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, पेड़ ही पेड़ काटे जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज चलाने के लिए सारा की सारा पोल्यूशन पानी में, हवा में डाला जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली चंद पैसा कमाने के लिए, जहां पर हम जी रहे हैं, जहां पर जिन आगे वाली जनरेशन के लिए कमाया जा रहा है, किया जा रहा है, उनको एक्चुअल में ये एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा। तो हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड इट इंश्योर्स दैट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू द पीपल। तो ये जो हमारा कानून है, ये क्या बताता है स्टूडेंट्स? ये गाइडलाइंस बताता है कि भाई एनवायरमेंट को आपने किस प्रकार से यूज करना है, क्या रूल्स हैं। इन रूल्स के अंदर बाध्य करते ही आपको यहाँ पर अपने सारे काम करने हैं, ताकि आप एनवायरमेंट का नुकसान ना कर सके। ऑलराइट, उसके बाद द लॉज अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंट्रीज। अब जिसके हिसाब से हमारी जो कंट्री के अंदर सिचुएशंस आती रही, सर्कमस्टांसेस आते रहे, उसी प्रकार से हमने क्या करा, एनवायरमेंटल लॉ को अपने हिसाब से उसको ढाल लिया। एंड एनवायरमेंटल लॉ आर नॉट कांस्टेंट, दे आर इवॉल्विंग कंसेप्ट। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो लॉ है ये स्टैटिक हो जाए, कि एक बार बना दिया काम खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जो हमारा एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। आप देखेंगे जब ओजोन लेयर के जो वो फटती जा रही है, ज्यादा उसके अंदर होल्स आते जा रहे हैं, ठीक है, यूवी रेज आ रही है, तो वो कैसे बाय द टाइम यहाँ पर आ रहा है। हम जितना एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद एनवायरमेंट कुछ ऐसी चीज करता है जहां पर तबाही आ जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? इवॉल्व करना पड़ता है। ये कोई स्टैटिक लॉ नहीं है, चेंजिंग लॉ है, जिसको हमें करंट सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ता है। आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल लॉज आर नॉट कांस्टेंट, दे आर इवॉल्विंग कंसेप्ट, एंड द लेजिस्लेशन और द जुडिशरी है, दोनों मिलकर आपस में काम करती रहती है। जो लेजिस्लेशन और जुडिशरी, लेजिस्लेशन लॉज बनाती है, जुडिशरी देखती है कि अब आगे क्या करना चाहिए, या जुडिशरी के सामने अगर ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है जो कि एक रिट PIL के थ्रू पहुंच जाता है, कहीं एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, तो जुडिशरी भी उसके ऊपर क्या ले सकती है? कड़े कदम यहां पर ले सकती है। उसके बाद बात करते हैं, जुडिशरी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास किए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स पास की है, जिसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। एंड बिफोर लुकिंग इनटू द लेजिस्लेशन इनैक्टेड, लेट अस ट्राई, अब हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में एनवायरमेंट क्या है। आइए क्विकली इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंटल क्या है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट, ठीक है, ये डेफिनेशन आपके सामने, जो मेरी अब ये जितना भी मैं पढ़ाऊंगी, ये समझ लेना एग्जैक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है, इन्हीं में से आपसे कोई सवाल आ जाएगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर सुनना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। द टर्म एनवायरमेंट, ये शब्द आया कहां से स्टूडेंट्स? ये आया एक फ्रेंच वर्ड से, आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंच वर्ड क्या था? एनविरोनिया। एनविरोनिया ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो आपके सामने एक सवाल आ सकता है कि एनवायरमेंटल का फ्रेंच वर्ड क्या है? तो यू गाइस शुड नो इसका मतलब क्या है। विरोनिया सॉरी, एंड विच मीन्स द सराउंड। इन्वॉर्निया का मतलब क्या है? विरोनिया का मतलब जो हमारे आसपास है, दैट इज द एनवायरमेंट। एंड इन अदर वर्ड्स हम बात करते हैं तो सम ऑफ द टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और उनके इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ। क्या बात है, कितनी अच्छी स्टेटमेंट है। हमारे आसपास चाहे लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, ये वुड है, कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग भी है जो हमें कहीं ना कहीं यूज में आ रही है, हमें इफेक्ट कर रही है। वो क्या है? ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर रही है, वो सारी चीजें एनवायरमेंट है। एंड अगर और आसान शब्दों में अगर पढ़ा जाए कि बस एक लेमैन, एक आम आदमी अगर इसे समझ पाए, तो एनवायरमेंट रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स, व्हाटएवर व्हिच इज फिजिकल हियर, वो सारी चीजें क्या है? एनवायरमेंट है। एंड जैसे कि हम देखते हैं जमीन, पानी, हवा, द लिविंग इकोसिस्टम मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, अगर हम इसी एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन करते हैं इसे, तो क्या करते हैं?
तो वेरियस कैलमिटीज आ जाती है, जैसे सुनामी वन ऑफ द एग्जाम्पल हमने देखा। और बड़े बड़े आप लोग बताइए कि ऐसे यहाँ पर क्या हुई, नेचुरल कैलमिटीज आई कि जब इन्वायरमेंटल का जो इन्वायरमेंट है उसका अपना पेशेंस तोड़ के तबाही मचा देता है। एंड लॉज आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर लाइवलीहुड एंड प्रेजेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये कानून इसलिए है ताकि जितनी भी प्रेजेंट जनरेशन है, जो हम सब हैं, हम लोग भी इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है एंड डिमांड ज्यादा है, तो उसको इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूज करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम इस एनवायरमेंट को इतना ही सुंदर और स्वच्छ छोड़ के जाएं। और इसीलिए हमारे पास, अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आप चाहे स्टूडेंट्स, इसकी एक बेयर एक्ट आती है जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप लेकर जाएं जरूर, एक क्वेश्चन आपकी बेयर एक्ट से जरूर आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इसका सेक्शन नंबर 2A है एनवायरमेंटल लॉ का, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए है, वो कहता है एनवायरमेंट वो है जिसमें पानी, हवा और धरती का आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, और वाटर, एयर और लैंड के बीच में जो ह्यूमन बींग्स है, जो इन तीनों ही चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदर लिविंग क्रिएचर जैसे कि प्लांट्स और प्रॉपर्टी, ये सारी ही चीजें एनवायरमेंट है। अगर आप ये सोचिए कि मेरे को, आप यहाँ पर क्या करें, एक बिल्डिंग में बंद हो जाए जहां पर बहुत सारे एसी लगे हुए हैं और बहुत ही वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आ रही है, तो वही इन्वायरमेंट बन जाएगा, क्योंकि आपके आसपास जो हवा है वो जहरीली हवा है ना। अगर आपने एक मूवी देखी हो, मुझे मूवीज के नाम याद नहीं रहते हैं, तो वो क्या होता है कि वो लोग ना किसी सुरंग में फंस जाते हैं लोग, और वो सुरंग बंद हो जाती है, उसमें एयर पास नहीं होने लगती, तो सुरंग के अंदर अपने आप ही ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है और जहरीली हवा बनने लग जाती है, जिससे बहुत सारे जो लेबर मजदूर होते हैं वो मर जाते हैं। तो एक ऐसी वेब सीरीज है, मूवी है, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि जहां पर यही सारी चीजें एनवायरमेंट है। आइए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हमने देख लिया एनवायरमेंट क्या है, अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे भारत देश के अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। कि अगर हम स्पेसिफिक हमारी इंडियन लॉज की बात करें, हम इंडिया एनवायरमेंट एक्ट की बात करें हैं, तो इश्यूज क्या हैं, क्या हमारे पास एक मेजर इश्यूज है जिनको हमें लॉ बनाकर रिस्ट्रिक्ट करना होगा, सही करना होगा और एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट होने से बचाना होगा। आइए तो हम लोग इश्यूज देखते हैं कहाँ पर, जो हमारे भारत देश के अंदर फेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर कितने तरह के पोल्यूशन है। 3 तरह के पोल्यूशन है जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं। वो क्या है? सबसे पहला हमारे पास है एयर पोल्यूशन। जो हवा है वो इतनी ज्यादा गंदी है, साफ नहीं है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मास्क पहन के चलते हैं ना, मैं कभी भी अपने घर से बाहर बिना मास्क के नहीं जाती, चाहे कोविड खत्म हो गया है, बट स्टिल मैं बिना मास्क के बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है बाहर की हवा से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन। क्या ऐसा पानी हमारे आसपास है कि हम बस गए और ऐसे ही उठाया और पी लिया? आरओ के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, है ना। क्या आप रॉ पानी जो नलके में आपके पानी आ रहा है, चाहे समरसीबल धरती का पानी आ रहा है, या एमसीडी जो आपकी सरकार पानी साफ करके आपको देती है, क्या आप उसको रॉ पी सकते हैं? नहीं। जब तक वो फिल्टर्ड नहीं होगा तब तक हम नहीं पिएंगे। तो यानी कि पानी भी पोल्यूटेड है पूरी तरीके से। फिर उसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन। पी 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 कितना शोर है, कितना ज्यादा शोर है, नॉइज पोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा। उसके बाद है एक और बड़ी चीज कि केमिकल जो वेस्ट निकल रहा है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से, वो केमिकल वेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी है कि जिस पानी को हम फिल्टर कर ही नहीं सकते अगर उसके अंदर केमिकल वेस्ट चला जाता है। एक बार किसी ने पूछा कि आप बोलते हैं कि पानी बचाओ, तो पानी तो एक्चुअल में बचाओ क्यों? पानी तो उतना ही है, हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो पानी बचाना कैसे, पानी खत्म कैसे हो सकता है? लेकिन उनका जवाब वापस में ये निकला कि आप समझिए पानी बचाओ, हम क्यों कहते हैं कि एक एक बूंद बचाना जरूरी है। पहली बात, हर जगह वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर पानी है ही नहीं। दूसरी बात ये कि पानी को साफ करने के लिए जितनी एनर्जीज, जितना यहाँ पर काम लगता है, एफर्ट लगता है, जितना पैसा लगता है, उसके लिए कल को जाकर पानी को साफ करना ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम सारा ही पानी गंदा कर देंगे तो।
उसके बाद यहाँ पर आती हैं हार्मफुल गैसेस, और इसके बाद जो फैक्ट्रीज हैं कुछ भी हैं उससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, केवल हम दोष फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ही नहीं दे सकते। जो हमारे घरों में एसी है ये भी बहुत ही हार्मफुल गैस छोड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर क्या करते हैं। सीएनजी क्या है, सीएनजी क्या है, एनवायरमेंटल के लिए अच्छा है, बट इसी तरीके से जो पेट्रोल डीजल ये भी जो हमारी गाड़ी चलती है उससे भी कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद पोल्यूशन रेफर्स टू द इम्बैलेंस कॉज्ड। ये पोल्यूशन क्या है कि हमारे एनवायरमेंट को इनबैलेंस कर दिया, खराब कर दिया है ना। हम अपने फोन को इतना ज्यादा भर देते हैं तो फोन हैंग हो जाता है ना। फोन को 50 बार घेर देंगे, फोन हैंग होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही हम लोगों ने अपने बार एनवायरमेंटल क्यों निकल रहा है, एनवायरमेंट को हैंग कर दिया है। और वो किससे हुआ है, एक्शंस ऑफ ह्यूमन से हुआ है। तो दिस इम्बैलेंस कैन लीड टू द हेल्थ रिलेटेड इशू। इससे हमें हेल्थ से रिलेटेड सांस लेने में परेशानी, और जो हमारी एज आयु हुआ करती थी, कहाँ पहले हमारे जो बुजुर्ग थे 100-120 साल तक जिंदा रहते थे, जीते थे, और आज आप देखिए कि अर्ली एज में हार्ट अटैक्स आना, अस्थमाज होना, बीपी के इश्यूज होना, ये सारे इश्यूज कितनी अर्ली एज में आ रहे हैं, 40s एज से लेकर 30s तक अब वो आना शुरू हो गए हैं। तो हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाते हैं, और यही जो फ्यूचर जनरेशंस को भी आगे इंपैक्ट करेगा। और ये केवल मैन मेड एक्टिविटीज है। एनवायरमेंट ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया कि एनवायरमेंट की वजह से हमें दुख हुआ हो। जब मैन मेड एक्टिविटीज एक हद पार कर देती हैं तब यहाँ पर एनवायरमेंट अपना एक तरीके से रूप दिखाता है। एंड केयर टेकर ऑफ द फ्यूचर, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्थ को आगे आने वाले लोगों के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए प्रॉपर और हेल्दी मैनर में छोड़ कर जाएं। यहां तक समझ आया? कोई इशू जल्दी से बताइए क्विकली एवरीवन। मजा आ रहा है क्लास में? अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, हो गई बहुत सारी बातें, यहाँ पर बहुत सारी पढ़ाई हो गई। अब मुझे बताइए समझ में आ रहा है? यस। तो एक नजर में डाल लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स के सभी कमेंट्स के ऊपर। जल्दी से बताइए। थैंक यू नैन्सी। बताइए समझ में आ रहा है? सब कह रहे मैम हम सीपीसी की बुक लेके बैठे थे, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। देखा ऐसे ही होते हैं मेरे सरप्राइज, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। माही यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हो ये खुशी? इसी को तो नॉइस पॉल्यूशन कह रहे हैं। चले बहुत अच्छा, सभी को आ रहा है समझ में। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस क्या है? आइए सबसे पहला पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। आप लोगों को इस एग्जाम के लिए टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस पता होने जरूरी हैं कि कितनी तरीके के हमने पढ़ा कि एयर है, नॉइज है और वाटर पोल्यूशन है, सभी को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एयर की बात आती है। एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज गैसेस। जो हवा के अंदर क्या है? गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं। ऐसे अभी मैं यहाँ पर कपड़ा मारूं, ये कपड़ा है, ठीक है, ऐसे मारते हैं तो डस्ट निकलती है ना, पार्टिकल्स। इसी तरीके से ये पार्टिकल्स बाहर होते हैं, तो फिर भी एक नॉर्मल डस्ट मिट्टी के पार्टिकल्स है। ऐसे पार्टिकल्स बाहर मिलते हैं जहां पर पोल्यूशन होता है। वो पार्टिकल्स हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं एटसेट्रा इन द एयर, जो ये हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको बताऊं कि ये जो एयर है जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, इस एयर के अंदर कुछ ऐसे कंटामिनेशंस हैं कि डस्ट, स्मोक जो बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स को अफेक्ट करती है। और अगर ये
जरूरी है। अगर हम बैलेंस रखेंगे ना इन गैसेस का, तो हमारा इन्वायरमेंट ठीक भी रहेगा, हम सही रह पाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे। अगर यही जो गैसेस हैं, अगर इनका डिसबैलेंस हो गया, अगर इनका बैलेंस खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और जो यूजफुल गैसेस हैं वो कम हो जाएंगी। और जब ऐसा होने लगा तो ये समझ लीजिएगा कि अंत बिल्कुल पास ही है। मतलब मैं ना एकदम जागरूक होकर पढ़ा रही हूँ एनवायरमेंटल लॉ कि यार हाँ, अंत हमारा बाकी है, नेचुरल एनवायरमेंट अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मैं बड़ी सीरियस हो जाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी एनवायरमेंट कॉशियस। तो मैं बहुत कुछ अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ करने की। लाइक आई डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। मैं अपने घर का थैला लेकर, डब्बा लेकर जाती हूँ और पानी कम से कम वेस्ट हो उसका ध्यान मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, शायद इसीलिए मेरे अंदर आज के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक अलग ही एंथुसियाज्म है, अलग ही एनर्जी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ अपने एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के लिए। So it is necessary to maintain the correct amount of gases present in the atmosphere and as 78% नाइट्रोजन होनी चाहिए और 21% नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग अदर गैसेस हो तो अभी भी हम जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज काम तमाम। ठीक है। और when there is an increase, जब ये अदर गैसेस बढ़ जाएंगी, जब अदर गैसेस बढ़ जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी, ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसी चीजें हमारा विनाश कर देगी। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैंसर डिसीजेस, आज देखो कैंसर कितना कॉमन है। पहले इक्का दुक्का सुनने में आता था कि वो कैंसर हो गया जी, लेकिन अब आप देखो कितना कॉमन है ये सारी चीजें। ब्रीदिंग इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स, कितनी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इरिटेशंस हो जाती हैं, राइट। एंड एसिड रेन, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। ठीक है जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आप सभी लोग बोलते हैं कि दिल्ली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। दिल्ली पोल्यूटेड हुआ कैसे? तो दिल्ली में, अब तो दिल्ली में रहने वाले लोग है ही नहीं। मैं दिल्ली से हूं ना, इसलिए दिल्ली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं हम लोग शुरू से दिल्ली के रहने वाले हैं और अब दिल्ली वाले तो एक्चुअल में है ही नहीं। जो बाहर के लोग थे वो आते हैं और वो वहां के रिसोर्सेज को बहुत ही गंदी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और प्लस दिल्ली के आपस में खुद के रिसोर्सेज तो कुछ थे ही नहीं। अब कितनी ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितने ज्यादा लोग वहां पर आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन हुई इस कारण। और दिल्ली कैपिटल है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो कहीं पे भी मूव करने के लिए। हमारे संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है कि वी कैन मूव एंड वी कैन सेटल एनीवेयर। तो दिल्ली एक ओपन हार्ट से सभी को स्वागत करता है और इसी स्वागत करने की वजह से आज वो लोग जो कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं और जब दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली में रहते हुए भी उसकी बुराई करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि दिल्ली ने उनको कितना कुछ यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके की हम बात करते हैं कि जैसे इसी चक्कर में क्या हुआ कि गाड़ियां बढ़ गई, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और इन्हीं सब के कारण पोल्यूशन का जो एरा है वो भी बढ़ता चला गया, राइट। एंड जहां पर मिक्सचर ऑफ स्मोक हो गया, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल से क्या होने लगे, इस तरह की चीजें होने लगी। और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर पोल्यूशन, जैसे कि जब यहाँ पे पराली जलाई जाती है, अब इन दिनों क्या होगा, इतने लॉज है पराली जलाने के भी, फिर भी पराली जल के की सारा स्मोक एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो पोल्यूशन, जहां पर आप सोचिएगा, जहां पर आदमी बढ़ता जाएगा, जहां पर कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, वो सिटी अपने आप में ही पोल्यूटेड होती जाएगी। और ये दिल्ली ने नहीं किया, ये हमने दिल्ली को इस तरीके से ऐसे किया, जिसका हम आज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पर आ रही है, दूसरे नंबर पर आ रही है पोल्यूशन के ऊपर। वहां पे हम फर्स्ट आते हैं, है ना, पोल्यूशन के नाम पर हम टॉप 5 रैंक में हमेशा आते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दिवाली की। भाई सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, लेकिन पटाखे जलाना वाकई ही हमारे एनवायरमेंट को 3-4 महीनों के लिए बहुत ही जहरीला और बहुत ही बुरा कर देता है। 3-4 महीने लगते हैं रिकवर होने में पटाखे और पराली के धुएं से, स्मोक की वजह से। अब आगे चलते हैं हम लोग नॉइज और साउंड पोल्यूशन पे। अब किस तरीके से नॉइज और साउंड पोल्यूशन को कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। रंजन मैम, आप एक पॉलिटिशियन की तरह बोल रही हैं। मैं बन सकती हूँ वैसे पॉलिटिशियन, है ना, आई हैव दैट क्वालिटीज। थैंक यू माही, थैंक यू। हाँ, जैसे हम होटल्स जाते हैं, कुछ बच जाता है ना, तो वो लोग अपने प्लास्टिक के बॉक्सेस में पैक करा के भेजते हैं। तो मैं आई टेक, मेरी कार में हमेशा एक बॉक्स रखा होगा, स्टील का बैग रखे होते हैं
और मेरे हैंडबैग में भी एक कुछ छोटा बैग होता है जो बड़ा, जैसे जिप खोलो बड़ा हो जाता है, तो ये मेरे पास हमेशा चीज़ें रहती हैं कि मैं जितना हो सके मैं अवॉइड करूंगी। आप चाहे प्लास्टिक यूज़ ना करो, आप पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हो, पेपर बैग से भी तो इन्वायरमेंट हार्म हो ही रहा है ना। ये जो आजकल ब्लिंकिट, हम जेप्टो, ये सारी चीज़ें कराते हैं, लोग हमें पेपर बैग में देते हैं, प्लास्टिक नहीं दे रहे। लेकिन पेपर बैग ये है प्लास्टिक से सही है क्योंकि वो रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके पास अपना क्लॉथ बैग है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। पहले मम्मी पापा सब्जी लेने जाते थे, अपना थैला लेके जाते थे ना, कितना अच्छा लगता था। लेकिन तो आज भी हमें यही सब चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता। चलिए अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में। नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू अनवांटेड साउंड। अगर यहीं पर मैं क्या करूं, कुछ अनवांटेड साउंड्स बजा दूं। हम क्लास ले रहे हैं, है ना, हम क्लास ले रहे हैं और अभी क्या आ जाए आप लोगों को, बहुत तेज शोर की आवाज आ जाए, कोई गाना चल रहा है दूर दूर, अभी झांकी निकलेगी तो घर घर हिलने लग जाते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, वाइब्रेशन होने लग जाती है घर में। तो ये क्या है, ये अनवांटेड वो जिससे हम अनॉय फील करते हैं। अभी मैं यहाँ मेडिटेशन म्यूजिक लगा दूँ या कोई भी किसी भी रिलीजियस म्यूजिक लगा दूँ, अच्छा लगेगा, वी फील गुड। बट इसी जगह अगर मैं कोई ऐसा लगा दूँ बहुत ही तड़क भड़क, आपका हो गया यार बंद कर यार, थोड़ी देर बंद कर, सर दर्द हो रहा है। तो ये क्या है, कोई भी अनवांटेड नॉइज बचे, ये होता है। एंड रेफर्स टू द विद अ पर्सन पीसफुल एग्जिस्टेंस, कि मेरी शांति को जो भंग कर रहा है वही नॉइज पोल्यूशन है। और इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पीपी टाइलें कट रही हैं, कितना बुरा हाल होता है ना। आसपास कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए भाई मूड खराब हो जाता है, लो भैया 1 साल के लिए, अब तो 1 साल के लिए अब आवाजें आएंगी, टाइलें कटेंगी, इनके पत्थर कटेंगे, इनके कुछ कुछ होगा, तो नॉइज पोल्यूशन ही है। अब मूवमेंट पीपल, हम सभी को गुड्स लाने हैं, करने हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे उस पर आ जाए। एज अ रिजल्ट ये नॉइज जहां पर बढ़ता जा रहा है, ट्रेन्स का, बसेस का, व्हीकल्स का, ट्रक्स का, एयरप्लेन्स का, और जो ये जो ह्यूज रैलीज होती हैं, चाहे किसी भी तरीके की पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, रिलीजियस रैलीज होती हैं, इससे भी कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन आता है ना। उस समय हम शायद बहुत अच्छा फील करते हैं, बट इट इज नॉइज पोल्यूशन। सो इन रेजिडेंशियल एरिया अगर हम क्या करते हैं, देखिए आप सभी को पता है, पहले आपको पता था ना डीजे कब तक बजता रहता था, 3-4 बजे तक बजता रहता था। अब रूल आ गया कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, आ गया रूल, 10 बजे तक एंजॉय कर लो जितना करना है, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। क्यों? ये नॉइज पोल्यूशन के रूल्स आए इसीलिए कि ऐसे नहीं कि तुम 12-1-1 बजे तक डीजे चला रहे हो, नाच रहे हो, ना भाई ना, टाइम से करो, 10 बजे डीजे बंद। कितनों ने देखा है कि डीजे 10 बजे बंद कर देते हैं, वो भी एक रूल है, बनाया रूल कि नॉइज पोल्यूशन को कम करो। सो लाउड म्यूजिक बजना, और ये जो होता है वो क्या होता है, हमें कार्डियोवेस्कुलर, कई बार आपको पता है कि अगर हम बहुत तेज आवाज साउंड सुन ले तो हमारे हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और हम हार्ट अटैक्स तक की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं लाउड म्यूजिक की वजह से। कान फट सकता है, कान का पर्दा फट सकता है, हो सकता है ना, परमानेंट। हम हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं अगर ऐसा ही लाउड म्यूजिक हमारे आसपास चलता रहा तो, ठीक है ना। एंड कैन कॉज चेंज इन अ बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। बिहेवियर एक्सपेक्ट कैसे, कि भाई जब इतना गाना सुनते स्ट्रेस हो जाता है ना, यार बंद कर यार गाना, तेज मत चला, कहते हैं ना। कैसे बोला हमने ये बात, प्यार से नहीं बोला, पोलाइटली नहीं बोला हमने, कैसे बोला, स्ट्रेस में बोला, गुस्से में बोला, एग्रेशन से बोला कि बंद कर इसको, बंद कर लाउड म्यूजिक। तो कहीं ना कहीं हम बहुत क्या हुए, परेशान हुए। तो हमारा जो बिहेवियर है वो इस म्यूजिक की वजह से या साउंड की वजह से क्या हुआ, दिक्कत हुआ। कई बार मैं जैसे लाउड म्यूजिक चलता है ना और ये चल जाए ऐसे तड़क भड़क गाने, तो मेरे को तो हेडेक हो जाता है, तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा ना, आई कैन नॉट एंजॉय, मैं पीसफुल नहीं रह सकती, मेरा बिहेव चेंज हो रहा है, मेरा मूड, क्रैंकी हो रही हूँ मैं, और मैं एग्रेशन में भी आ रही हूँ। तो लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी, और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इंडिविजुअल के, और यही नॉइज पोल्यूशन के लिए। एंड नाउ लाउड नॉइजेस कैन फ्रिटन आर ह्यूमन टू ह्यूमन, जानवरों के लिए भी। अभी जो पटाखे बजेंगे, तुम लोग डॉग्स का हाल देखना, कैट्स का हाल देखना क्या होगा। जो मेरा डॉग है वो हफ्ते 10 दिन के लिए नॉर्मल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ये पटाखे चलते हैं वो कहीं दूर जाके किसी अलमीरा के कोने में, अलमीरा में जाके बैठता है, क्योंकि वो डर जाता है इतना, उसकी हार्ट बीट इतनी स्ट्रॉन्ग तेज चलने लग जाती है। तो साथ साथ एनिमल्स के लिए भी, जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, इवन काउज वगैरह, जो कोई भी होते हैं एनिमल्स, उनको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक्स तक आ सकते हैं, राइट। तो ये है नॉइज पोल्यूशन, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स को भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है जी। ओके
सो भाई एक बार सेशन को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देंगे एंड शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही एनर्जी एंड बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी एज इन की मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। सो प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल रामलीला एक हार्ट अटैक से डेथ हो गई साउंड से, वन ऑफ द एग्जाम्पल आपके सामने है। हम सभी बात कर रहे हैं लेकिन इस पे ऊपर क्या नहीं कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, है ना। वी जस्ट टॉकिंग, अमल नहीं कर रहे हैं। अमल करना जरूरी है। अगर हम सब मिलकर अमल करने लगे तो ये फिर सही हो जाएगा सारा कुछ। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। आप सभी को पता है कि गंगा को सफाई करने का जो अभियान था कितना चला था, साफ गंगा, स्वच्छ गंगा अभियान। तो आप सोचो कितनी पोल्यूशन था। अभी देखो दिल्ली में यमुना जी जाती है, कितना, जमुना जी है, कितना पोल्यूशन है। तो ये भी क्या है, मैन मेड एफ्यूलेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वेस्ट हैं, जो कहाँ जा रहे हैं, सीधा पानी में बहा देते हैं। डिस्पोजल, ये जितना भी हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। अब आपको लगता है ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात नहीं, एक प्रैक्टिकल बात है। गणपति जी को रखते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, कितनी पूजा करते हैं, और फिर कैसे देखा है वो क्रेन से गिरा रहे होते हैं, जिनकी हमने इतनी पूजा करी, जिनका हमने इतना ख्याल रखा, इतना प्यार किया, उनको पानी में कैसे डाल रहे हैं। माना ये रिलीजियस सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, बट क्या एक हमारी सोच जरूरी नहीं है? तो बस ध्यान देने वाली बात है। तो इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज के लिए बहुत ही घातक है, एंड दीज आर द इंस्टेंसेस वेयर द कोर्ट स्टॉप द इंडस्ट्रीज। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया, इंडस्ट्रीज को रोक दिया कि अब वो क्या नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट नहीं कर सकते। एंड द वाटर पोल्यूशन ऑफ लेड्स टू डेथ। अगर यही पानी हम लोग पी लें, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, या पानी पीकर ऐसा अगर जहरीला उन्होंने वेस्ट छोड़ा, उसको पीकर कोई मर जाए, स्किन रैशेज हो जाते हैं, देखा है ना, स्किन रैशेज हो जाती हैं, पिंक आई, आपकी आईज, आप अंधे, हम अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस लेने के लिए हमने पानी पिया तो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमें बढ़ सकते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां, इतनी घातक बीमारियां हमें हो सकती है। एंड 3/4 हमारे अर्थ की, प्लैनेट की वाटर से कवर है, लेकिन इनमें से केवल 1% ही पानी फ्रेश वाटर है, 1% ही पीने लायक पानी है। अब आप सोचिए ये पानी कहाँ से लाएंगे? सारा एनर्जी, सारा पैसा पानी को साफ करने में लग जाता है ना, और वही पानी हमारे पास आता है, और हम कैसे उस साफ पानी को बेझिझक बहाते हैं। चल रहा है, चलने दो, टंकी भर रही है, भरने दो, है ना। हमारी सोसाइटी में ही है, एक भाभी है भाई, 2-2.5 घंटे उनकी टंकी गिरता रहता है पानी, समझा लिया, कर लिया, लड़ाई कर ली, नहीं बाज आते, क्या करोगे, नहीं मानते, चलती रहती है, पानी गिरता रहता है। अब क्या करें, क्या करें? सबने मिलकर बोल दिया, रिक्वेस्ट कर ली, सबने मिलकर कहा हम पैसे दे देते हैं, भैया बेल लगवा लो, बंटाधार है, क्या करें? ये फील दिल से आनी चाहिए यार, किसी के बोलने से नहीं होती है। जो फील अपनों के लिए आनी चाहिए वो अपनी धरती माँ के लिए भी आनी चाहिए। एनीवेज, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एक थ्योरेटिकल पार्ट एनवायरमेंट लॉ का पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल लॉ के एवोल्यूशन का, ठीक है, कि कानून कैसे बना, एनवायरमेंटल लॉ कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। यस, जनरेशन तक जनरेशन, आयुषी, अदिति खराब हो गई वहां पर। चले, ओके, सो हमने क्या कहा, अब बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या लॉज थे, तो हमें ना शुरू से ही एक एनवायरमेंटल हाइजीन की जरूरत थी। फ्रॉम द हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या बना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता है ना आप लोगों को, कि ये जो लोग थे ये इंडस वैली के पास आकर रहने लगे। अब रहने लगे तो क्या होता है, वहां लोग बसने लगे, कामकाज करने लगे, उस कामकाज की वजह से जो बसने लगे वो इंदोई लोग कहलाए। अगर आप हिंदी भाषा थोड़ा पढ़ोगे ना तो उसमें आपको हिस्ट्री पता चलेगी अपनी, कि ये हिंदुस्तान और हिंदू कहाँ से शब्द आया है, तो वो इंदोई
रहने लगे, फिर लोग आए, साल बीते, भाषा आई, भाषा से इंदोई का हिंदोई हो गया, और आगे सालों भर चेंज होते होते ये हिंदोई से हिंदू शब्द हो गया, और वहां के लोग रहने वाले हिंदू कहलाने लगे, और वहां से ही हिंदुस्तान का एक एरा शुरू हुआ। बट एनीवेज, तो वहां पे क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर वेंटिलेटेड हाउसेस थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, और ये करंट एरा तक चलता रहा, बट प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं था। ब्रिटिश एरा के दौरान द फॉलोइंग लेजिस्लेशन बने। जब अंग्रेजों का राज था तब यहाँ पर क्या क्या बने, इस तरीके के कुछ 8 लेजिस्लेशंस बने। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से 8 लेजिस्लेशंस यहाँ पर बने जब यहाँ पर कौन थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो पहला यहाँ पर क्या है देखेंगे आप लोग, अलग अलग थे। देखो, जहां जरूरत पड़ती थी ना, मान लो इस एरिया में हमें इन्वायरमेंटल लॉ की जरूरत पड़ी तो यहाँ बन जाता था, इधर जरूरत पड़ी यहाँ बन जाता था। कोई एक ऐसा लॉ तो नहीं था जो पूरे देश पर एक साथ लागू होता हो, ऐसा नहीं था। तो आइए इस पे से आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो आपके सामने ये जो मैंने टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस पढ़ा है उसमें से आ सकता है एक क्वेश्चन, ये आ सकता है कि आपके प्री इंडिपेंडेंस के दौरान कौन से इन्वायरमेंटल लॉज थे ब्रिटिश के टाइम पर, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के टाइम पर, राइट। आगे देखिए, पहला है शोर नोजेंस, शोर नाम है इसका, शोर नोजेंस एक्ट, बॉम्बे एंड कोलाबा एक्ट 1853। फिर है मर्चेंट शिपिंग एक्ट। फिर है आपका ऑफेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट वेयर इंक्लूडेड द आईपीसी, पनिशेबल अंडर चैप्टर 15 ऑफ द कोड। फिशरीज एक्ट 1987, बंगाल स्मोक नोइजेंस एक्ट 1905, बॉम्बे स्मोक नोइजेंस एक्ट 1912, Wild Birds and Animal Protection Act 1912 and Indian Forest Act 1927। ये एक्ट से आप लोगों को इसकी लिस्ट पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट कि जब हमारा देश आजाद हो गया तब क्या हुआ, तब क्या स्थिति थी इन्वायरमेंटल लॉज की, और फिर आगे किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ और भी ज्यादा इसे आगे इवॉल्व किया गया, बनाया गया। एक सेकेंड, ठीक है। सो आइए बात करते हैं व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जब क्या होता है, इंडिया को जब आजादी मिली तो हमने क्या किया, जब इंडिया को आजादी मिली तो हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 1950 में। बट जो लीडर्स, कंट्री के जो लीडर्स थे उस दौरान, जो हमारे कंट्री को बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे, उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देखो, अंग्रेज हमारे देश का भारी भरकम नुकसान करके गए। तो उस दौरान जब हम आज़ाद हुए तो क्या चाहिए था हमें, हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए थी, उस समय स्टेबिलिटी चाहिए थी। बहुत नुकसान खा के बैठे थे एकदम, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। गरीबी फैल चुकी थी, कितने सारे लोग तो हमारे देश के गुलाम ही थे। सो एंड एज अ रिजल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट डील मच एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो जब हमारा संविधान बना तब बहुत सारा फोकस एनवायरमेंट को नहीं दिया गया। बहुत तमाम चीजें थी जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता था, जिसके ऊपर उस समय स्टेप्स या लॉज बनाने की जरूरत थी। तो एनवायरमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर एक इग्नोरेंस उस दौरान मिली, क्योंकि तब बहुत सारी चीजें और जरूरी थी। लेकिन होता क्या है, इस स्लाइड में से कम 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 3 लाइन बची हैं, इट वॉज ओनली 1972, देश की आजादी के बाद 1972 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस आया ह्यूमन एनवायरमेंटल का, 1972 एक क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल UNCHE यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, और ये कहां पर हुआ, स्टॉकहोम में। तीसरा सवाल आ सकता है कि ये कहां हुआ, स्टॉकहोम में। लेड अडॉप्शन ऑफ वेरियस मेजर्स, इन्होंने कुछ वेरियस मेजर्स लिए एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए। अब इसी तरीके से उसी के बेस पर जहां पर ये एक ओवरऑल वर्ल्ड से रिलेटेड लॉ बनाया गया है ना, जहां पर वर्ल्ड की बातें हो रही है, तो इंडियन पार्लियामेंट ने भी इंसर्ट किए 2 आर्टिकल्स हमारे भारत के संविधान के अंदर, विच इज आर्टिकल 48A एंड 51A। 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है ये, 3 बार ये, ऐसे करके ये इसी 4 लाइनों में से बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तब आर्टिकल 48A और 51A को क्या किया, 1976 के अंदर इसे
ऐड किया गया। पढ़ो इसको एक बार, रीड कीजिए इसको एक बार, पूरी स्लाइड को रीड कीजिए। सुगंधा यस, चलिए चले आइए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 48A क्या बात करता है। आर्टिकल 48A बोलता है दैट स्टेट शैल हैव इंडेवियर। क्या है? स्टेट, हम स्टेट में रहते हैं भैया, आप राजस्थान में रहोगे, वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर नीड्स डिफरेंट है। आप किसी और स्टेट में रहोगे, वहाँ पे वाटर, वहाँ पे ऑलरेडी वाटर है, वहाँ पे आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। कहीं ऐसे भी राजस्थान के एरियाज हैं जहाँ पर स्कार्सिटी है, पानी है ही नहीं, डेजर्ट्स में चले जाओ तो है ही नहीं। सो स्टेट के पास आर्टिकल 48A क्या कहता है कि हमारी जो राज्य है उसके पास, उसको हम सशक्त बनाते हैं, उसके पास ये स्पिरिट है, इंडेवियर है, किस चीज़ के लिए? कि वो एनवायरमेंट को इम्प्रूव करे। भैया सुन लो, सुन लो भाई, कानून क्या कह रहे हैं? राज्यों प्रोटेक्ट करो, एनवायरमेंट को इम्प्रूव करो, सही करो, और ऐसे ऐसे काम करो कि एनवायरमेंट सही हुए। और आपके राज्यों में जो भी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ समझते हो ना भाई, जानवर है, जंगल है ना, फॉरेस्ट है ना, गिर फॉरेस्ट, गुजरात चले जाओ, गिर फॉरेस्ट, हर जगह फॉरेस्ट होते हैं। अब तुम फॉरेस्ट को ही कटवा दोगे, फॉरेस्ट में भी जानवर भगाओ जी और वहीं रहो। कितने ऐसे जानवर है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नहीं है अब हमारे पास, बाहर से ला रहे हैं हम, है ना। तो आप उनको सेफ गार्ड करो भैया, बचाओ उनको, क्या करो? सेफ गार्ड करो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है पूरी तरीके से। और आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, याद है ना, राइट्स लेने हैं ना अपने, अगर अपने अधिकार लेने हैं तो याद रखना अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा जरूर कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं करोगे तो राइट्स के लिए भी अधिकार नहीं मांग सकते हो। सो आर्टिकल 51A बोलता है इट शुड बी फॉलोड बाय द सिटीजन। इट ऑल्सो मेंशंस टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड फॉर द कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। आप लोग इसका ध्यान दें। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 आर्टिकल्स, एक तो हमारा कौन सा हुआ? 48A हुआ, और एक 51A हुआ, जो कहां से आया? अमेंडमेंट से आया, है ना, अमेंडमेंट से आया। इसके अलावा आपके सामने एक और सवाल आएगा कि संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर कहां पर दिए हुए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 21 में भी दिया हुआ है कि राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, ये हमारा अधिकार है, हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार है कि हमें साफ धरती चाहिए, साफ एनवायरमेंट चाहिए, साफ पानी, साफ हवा चाहिए हमें। तो दीज 3 प्रोविजंस, ठीक है। यस, तो आर्टिकल 21 में से भी क्वेश्चन आएगा, 51 में से भी आएगा, 48A से भी क्वेश्चन आएगा, तीनों में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, इनको आप लोग रीड कर लो। आइए एक बार इसको पूरा रीड कीजिए प्लीज, एवरीबॉडी जस्ट रीड दिस स्लाइड। ये क्यों रीड करवा रही हूं? क्योंकि मुझे पता है इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, आई नो। यस, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर 3 सेक्शंस बताए, सॉरी आर्टिकल्स बताए, दैट इज 51A, 48A एंड आर्टिकल 21। तो आइए थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करते हुए हम इसको पढ़ते हैं। सो यस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइए, ये देखिए लिखा है
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमें कहां पर डीपीएसपीज में पढ़ना है, जरूर आएगा एक क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज से पढ़ना है और फंडामेंटल राइट्स में भी हमें पढ़ना है। सो डीपीएसपीज के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4 में दिया हुआ है 48A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक, क्या बोलता है 48A, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, हमारे जो जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, स्टेट के पास ये पावर है कि इनको प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे, सेफ गार्ड करे। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट कहां पर दी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A के अंदर दी हुई है और आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, इवन जो लेक्स वगैरह होते हैं, है ना, MP चले जाओ, भोपाल चले जाओ, कितने लेक्स होते हैं ना, रिवर्स हैं, नदियां हैं, वाइल्ड लाइफ है, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो जहां पर भी हैं उसके लिए आप काम करें। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। द डिटेल्ड एंड डेवलप्ड फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आप सभी को बताया मैंने ऑलरेडी, कहां से आया, UN कॉन्फ्रेंस से आया, ह्यूमन एनवायरमेंट की, स्टॉकहोम 1972 में। फिर उसके बाद यहां से हमारा क्या बना, ये तो बना UN वाला, फिर हमारा बना नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट, फिर क्या बना हमारा, नेशनल, नहीं दिख रहा ना ये पेन, नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट। पॉलिसी प्लानिंग 1972 विद इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थी वो किस तरीके से एनवायरमेंट के लिए काम करेगी वो था। और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, रेगुलेटरी बॉडी मतलब एक ऐसा, समझ रहे हो, डिपार्टमेंट, इजी शब्दों में एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है यहाँ पर जो ओवरव्यू करेगा एनवायरमेंट रिलेटेड इशू से। वो ये ग्रुप ऑफ पर्संस, वो रेगुलेटरी बॉडी बनाई कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है इश्यूज हैं, कि देश में हमें किस चीज की कमी है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी की सारी आवाज उठाएगा, बताएगा, और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये था कब, 1972 के अराउंड की बात है ये सारी, ठीक है, 1972 के अराउंड की बात है। अब इसके बाद देखो, अब आती है नई चीज। अब जब ये डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी बॉडी हमने बनाई, भाई ये तो इनफ नहीं थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू ज्यादा आ रहे थे उस दौरान, तो काउंसिल को कन्वर्ट कर दिया गया, जो रेगुलेटरी बॉडी थी ना, इसको कन्वर्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जरूर आएगा एक क्वेश्चन, मिनिस्ट्री बना दी गई। आज है ना मिनिस्ट्री हमारे पास, है कि नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग कंसर्न्स एंड चीजों की हमारे पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना। सिमिलरली एनवायरमेंट की भी हमारे पास एक मिनिस्ट्री है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड न्यूमरस एक्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटीज। हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। वो क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको एक एक सवाल इनमें से आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये पीडीएफ तो आपको नहीं मिल पाएगी बिकॉज ये मेरे कोर्स बैरिस्टर बैच की पीडीएफ है, आप केवल सिर्फ क्लासेस ले सकते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये प्रीमियम कंटेंट है बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। यू विल नॉट गेट द पीडीएफ। अगर आपको लेना है, ये सारे नोट्स चाहिए सारे माइनर लॉज के, सो यू कैन एनरोल इन माई कोर्सेज, ओके। चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बात करता है, द एक्ट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये जो एक्ट है ये किसको प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि चिड़िया, बर्ड्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे, फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद एंसिलरी और इंसिडेंटल देयरटो, एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जितने हमारे जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, चिड़िया है, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, उन सभी से ये क्या करता है, डील करता है। और ये पूरे भारत देश में, होल ऑफ इंडिया में क्या करता है, लागू होता है, ठीक है। चलिए जी, समझ आया यहां तक? जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया सभी को? क्विकली, काफी देर हो गई, मुझे बताइए सभी को आ रहा है समझ में?
चलो अब बात करते हैं कि इसका जो शेड्यूल 1 है एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफेंसेस अंडर दीज प्रिस्क्राइब्ड हाईएस्ट पेनल्टीज। ये बताते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, वाइल्ड लाइफ को आप नुकसान पहुंचाते हैं, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। पहले चलता था, राजा महाराजा क्या जाते थे, शिकार पर जाते थे, चलता था ना पहले। अब आप ऐसे शिकार नहीं कर सकते कि आप गए और शिकार करके आ रहे हो टाइगर का, लायन का। अब कोई शिकार विकार आप नहीं कर सकते। तो अगर आप इनको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं वाइल्ड लाइफ को, तो आपको कड़ी पेनल्टी देनी यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है जी, कड़ी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और स्पीशीज को भी बताया हुआ है कि कौन सी स्पीशीज पे क्या पेनल्टी है। आप सभी को पता है सलमान खान का जो केस था, तो अब वो सारी पेनल्टी शेड्यूल 2, 4 में बताई हुई है। कम से कम कितनी है, हाईएस्ट से ज्यादा कितनी है। तो आपको पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है, केवल ये याद रख लो कि शेड्यूल 1 में ये दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में, बस हल्का फुल्का याद रख लो। पढ़ने की इन डेप्थ जरूरत नहीं, जितना मैंने पढ़ा दिया दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मतलब मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ ये आ नहीं सकता, बट मैं जान के पढ़ा रही हूँ कि अगर पेपर का लेवल टफ हुआ, थोड़ा सा बियॉन्ड चला गया पेपर, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है जी, यस। ब्लैक डियर केस एंड एनिमल्स अंडर शेड्यूल 5, एग्जाम्पल कॉमन क्रोज। शेड्यूल 5 में आपको कॉमन एनिमल्स बताया हुआ है कि जैसे आप कौवे को मार दो, बैट्स, रैट्स, माइस, ये लीगली है। ये क्यों? क्योंकि भाई इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। चूहे मार देते हो तो कोई सजा तो नहीं मिलेगी ना। रैट किल डाल के चूहा मार देते हैं, सजा मिलती है। अरे 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 अरे, वाइल्ड लाइफ मारती तुमने हमारी। हाँ, बैट्स कई बार बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और क्रोज होते हैं बहुत ज्यादा, क्रो वगैरह हो गए, इनकी तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर इनको मार भी दो तो ये लीगल है, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, राइट। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, मे बी हंटेड फ्रीली। एंड द स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट शेड्यूल 6 में आपको दिया हुआ है कि कौन से प्लांट्स वगैरह प्रोहिबिटेड है कि जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, प्लांट नहीं कर सकते। जैसे कि जुआना, क्या बोलते हैं उसे, जिससे ड्रग्स बनाते हैं, वो आप उगा तो नहीं सकते ना ऐसे नॉर्मल, क्या जो यार अपना खेत है ड्रग्स उगाते हैं, नो। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जहरीले हैं, जहरीले हो सकते हैं, एडिक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप उन प्लांट्स की खेती, प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। बॉडीज मतलब आप, फिर मैं आसान शब्दों में कह रही हूँ, डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी इशू है, कंसर्न है, उसको डील करते हैं। गांजा वगैरह, मैरिजुआना, हाँ मैरिजुआना, मैं तो जुआना बोल रही थी, तो मैरिजुआना, तो आप उसका प्लांट नहीं उगा सकते, ड्रग्स वगैरह नहीं उगा सकते। अमल की खेती, यस, है ना। तो वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ से है, कुछ ये तो ड्रग्स हो गए, जैसे कुछ ऐसे भी यहाँ पर प्लांट्स बेस्ड हैं स्टूडेंट्स की जिसमें जो जहरीले होते हैं, भाई लोगों को नहीं पता, तोड़ लिया, बच्चों ने खा लिया, एनिमल्स ने खा लिए, तो घातक है ना, तो आप उनको नहीं उगा सकते, उनकी प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं। अब आपके कौन से डिपार्टमेंट से जो इनसे डील करते हैं, एक है स्टूडेंट्स क्या, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। दूसरा है सेंट्रल जू अथॉरिटी। जू वगैरह होते हैं ना, अब जू वगैरह में जो ये एनिमल्स हैं, इनके साथ कोई टॉर्चर थोड़ी ना कर सकते हैं कि एनिमल को नचा रहे हैं, एनिमल को सर्कस में बंद कर दिया एनिमल्स। पहले याद है बचपन में सर्कस देखते थे तो उसमें हाथी वगैरह सारे होते थे ना बचपन में सर्कस। अब ऐसा नहीं है, अब सर्कस में एनिमल्स वगैरह बैन है, अब आप नहीं ले सकते एनिमल्स वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, कि जैसे जू में, आप जू में कोई ऐसा तो नहीं करतब करके दिखाएगा कोई एनिमल, आप नेचुरल देख सकते हो कि एनिमल बाहर आ रहा है, घूम रहा है, उनका खान पान, वो रहेंगे कैसे, उनको वो नेचुरल। अब शेर है, वो शेर किसी प्लेन जगह पे तो नहीं रह सकता कि उसको फर्श बना के दे दो, शेर वहां पलेगा बढ़ेगा, नहीं। जू के पास भी बनाने की पूरी अथॉरिटी है कि जैसा जानवर है और वो जिस एनवायरमेंट के अंदर बढ़ता है, पलता है, आगे ग्रोथ होती है उसकी, उसको वैसी ही चीज दी जाएगी। क्रोकोडाइल्स होते हैं जू में, तो देखा थोड़ा बहुत पानी रख देंगे, थोड़ा बहुत सूखा रख देंगे कि जब क्रोकोडाइल्स को पानी में जाना तो पानी में जाए, तो वरना बाहर आ जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जब जू भी बनता है तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। टाइप ऑफ एनिमल, उसका कितना खान पान है, उसकी कितनी डाइट है, ताकि वो हेल्दी एनिमल रह सके। तो आपने देखा है ना, खाने का टाइम हो जाता है ना एनिमल्स का, तो एनिमल्स चले जाते हैं खाना खाने,
उनको जू वाले ही क्या करते हैं, पूरा खाना, इसके लिए भी सरकार अलग से बजट देती है कि एनिमल्स का जो खाना है, ताकि हमारे एनिमल्स सुरक्षित रहें, हेल्दी रहे। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, कई बार वाइल्ड लाइफ के साथ भी क्राइम किया जाता है, जैसे कि अननेसेसरी ब्रीडिंग करवाना, है ना, ब्रीडिंग वगैरह करवाना ताकि उनके साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये जो हेन्स वगैरह हैं, इनकी क्या कराते हैं, अननेचुरल ब्रीडिंग ही तो कराते हैं। ये अंडे जो खाते हैं, ये अंडे नेचुरल थोड़े ना, क्या है, फोर्सफुल ब्रीडिंग है। पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से बनाया गया है, उनको ये खिलाया पिलाया इस तरीके से जाता है कि वो पूरा आर्टिफिशियल एक एग बाहर आ जाता है। और उसके बाद आखिरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यस, ठीक है। चलिए आइए अब उसके बाद दूसरे एक्ट को पढ़ते हैं यहां पर हम लोग। जय श्री कृष्णा, बीसीआई के ना रूल्स पढ़ लो, ठीक है ना, रूल्स पढ़ लो बीसीआई के, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ अखिलेश, यस, ठीक है, कोई सारे कमेंट्स मैंने देख लिए हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है द वाटर प्रिवेंशन एक्ट, ये कौन सा है, पानी को बचाने के लिए एक्ट है हमारे पास। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पानी को बचाएगा, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ प्योरिटी, ताकि पानी प्योर रहे, एंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। इट वेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दो अथॉरिटीज हैं जो पानी से रिलेटेड जितनी भी कंसर्न्स है, डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करती है। तो सीपीसीबी और एसपीएसबी ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो वाटर एक्ट 1974 में, आपको याद होने चाहिए ईयर और एक्ट कौन से हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ये क्या करते हैं कि ये एफिलेंट स्टैंडर्ड्स बना सके कि कैसे काम होगा, कौन डिस्चार्ज कहाँ करेगा, ये सारे के सारे रूल्स बना सकती है। ये जो लॉ है, लॉ बनाने की इसके पास अधिकार है। ये सेम फंक्शंस करेगी जैसे कि यूनियन टेरिटरीज में पॉलिसीज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, और कोऑर्डिनेट करेगी इन सभी के साथ, सेंटर वाली स्टेट वालियों के साथ क्या करेगी, सलाह मशवरा करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सारी चीजों को बनाएगी। और एसपी ये क्या करेगा, एसपीसीबी कंट्रोल्स द सीवेज, सीवेज को देखेंगे ये लोग कि सीवेज में क्या हो रहा है ना, सीवेज वगैरह को देखेंगे कि सीवेज का कहाँ जाएगा पानी, क्या होगा, प्रिवेंशन वाटर पोल्यूशन एक्टिविटीज, और इंडस्ट्रियल वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका वेस्ट कहाँ पर जाएगा, ये प्रॉपर यहाँ पर पूरा ये बनाएंगे, इससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के घर पे बैठ जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के बाद ये सुपरवाइज भी करेंगे। अगर इनके साथ कोई भी लॉज को, रूल्स को ब्रेक करता है, ब्रीच करता है, तो भाई कड़ी पेनल्टीज, कड़ी सजा भी यहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है। सो ये है आपकी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ओके, चलिए आइए आगे है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। द एक्ट टारगेट्स, ये एक्ट क्या करता है, ये टारगेट करता है कि हमें प्रिवेंट करना है एयर पोल्यूशन को, कंट्रोल में लाना है इंडिया के अंदर। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या करेगा, खत्म करना है, अबेट करना है एयर पोल्यूशन को। और टू प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स, ये क्या करेगा, बोर्ड्स भी बनाता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। सेंटर स्टेट लेवल देखेगी, सेंटर देखेगी ऊपर पे, फिर स्टेट लेवल देखेगी भी किस तरीके से हम अपने एयर को क्या रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और यही यहाँ पर भी होगी कि स्टेट के पास एयर पोल्यूशन, जैसे कि आपने देखा था कि जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया था तो जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने क्या लगा दिया था, ऑड इवन रूल लगा दिया था, ऑड इवन रूल लगा दिया था कि MWF ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी, TTS आपकी इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी, लगाया था ना रूल। वो किस लिए लगाया था, दो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया, एक सक्सेसफुल रूल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ महीने तक दिल्ली वासियों को ये रूल को फॉलो करना पड़ा था, अदरवाइज उनके चलान यहाँ पर हो रहे थे। ताकि लोग पूल करें, कार को पूल करें, भाई अगर हम दो लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाए ना,
एक ही जगह पर जा रहे तो आप लोग पूल करो, कॉन्ट्री करो कि पेट्रोल और जो CNG है उसको डलवाओ, इकट्ठे जाओ, अलग अलग गाड़ी ना ले जा पाए। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक चीज को आजमाया गया था, बट आगे पूरा लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाया, लोग नहीं चला पाए, स्टेट गवर्नमेंट उसको अच्छी तरीके से सुपरवाइज रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाई। सो कंबशन इंजन्स ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले दिल्ली या मुंबई के अंदर DTC बसें, और ये जो मुंबई में क्या कहते हैं उन बसेस को, बी से नाम है आई थिंक, सो वैसी बसेस चलती थी। अब ग्रीन बसेस कर दी हर जगह पे, यानी जितनी भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगी वो ग्रीन होंगी, CNG बेस्ड होंगी, ताकि कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पोल्यूशन है वो तो कंट्रोल हो पाए। यस, ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ पर, ताकि ऐसे व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, ऐसा कोई भी एयर के अंदर, हवा के अंदर क्या ना हो सके, नहीं हो सके, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि AC वगैरह चलते हैं, इन सबसे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे की सारे क्या हैं, बहुत ही घातक हवाएं हैं। क्या है, बहुत ही घातक हवाएं हैं ये, जो हमारे पूरे एयर को पोल्यूट कर देती है। एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस बियॉन्ड द प्री डिटरमाइंड लिमिट, इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट द एयर पोल्यूशन एरियाज। तो ये पावर क्या है, सेंट्रल की पावर किसके पास है, सेंटर स्टेट को एम्पावर करती है, और ये लॉ दोनों को एम्पावर करता है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये जो बल पड़े वो कर सकते हैं, साथ साथ भाई रूल्स बना सकते हैं। बेस्ट बसेस है ना, बेस्ट चलती थी, बंद कर दी ना वो, अब सिर्फ ग्रीन बसेस ही चलती हैं जो पूरी तरीके से CNG बेस्ड होती हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताइए मुझे, इज इट ऑल क्लियर एवरीवन? यस, क्विकली। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के इस पार्ट को मैंने डिस्कस करा दिया था कि एक ये स्टैट्यूट है जहां पर क्या किए जाते हैं, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो कुछ भी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड, और कहाँ कहाँ पे इनके प्रोविजंस, प्रावधान दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और मल्टीपल जितने भी एक्ट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर एक ये हमारे पास स्टैट्यूट है जिसमें क्या क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं। ये जो एक्ट था ये कैसे पास किया गया था, ये हमारे आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए। देखिए सुनिए, जो हमारा संविधान था ना उसके अंदर मल्टीपल पावर्स दी हुई हैं किसी भी लेजिस्लेट करने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए, और उनकी डिफरेंट अगर कैटेगरीज हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। तो अगर अभी हम लोग आर्टिकल 253 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, ये आपको वो पावर देता है कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनली सभी ने इस बात को अडॉप्ट किया और वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने की, एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने की ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये जो एक्ट पास कब किया गया था, इस एक्ट को पास कि जब यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई दिसंबर 1984 के अंदर। ये बात आप सभी लोग भी जानते हैं कि तब आंखें खुली जब क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी यहाँ पर हुई। कब हुई? 1984 में। कितना ही भयानक, कितना ही दर्दनाक ये हादसा था। और तब यहाँ पर एक UN कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन एनवायरनमेंट में 1972 जो स्टॉकहोल्म में हुई थी, तो इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं और जो इकोनॉमिकली और क्या है इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज है, उनको नोटिफाई किया जाएगा इस एक्ट में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। एंड 10 किलोमीटर बफर जोन अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे जोन्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा जो कि क्या होंगे, सेफर होंगे या सेफर नहीं है। वो सभी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी कि कौन से ऐसे फ्रेजाइल एरियाज है। देखिए कहीं पर ऐसा होता है ना कि कुछ एरियाज आप देखते हैं तो वो क्या है, वॉल्केनिक एरियाज है, वहां पे वॉल्केनो आ सकता है, या कुछ एरिया ऐसे है जो कि वहां पर सुनामी और इस तरीके से बाढ़ आ सकती है। तो ऐसे फ्रेजाइल एरियाज जो बहुत ही क्या है, फ्रेजाइल है, ऐसे एरियाज को बताया जाता है भाई यहाँ पे तो आप काम खोल ही नहीं सकते हो, ये तो कल को डूबने का इसका हो सकता है। यहाँ पर तो अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं कि ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, वॉल्केनो जोन एरिया है। बताया जाता है ना आपको कि यहाँ पर कभी भी किसी भी समय नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है। इसी प्रकार से आपको ये जो जोन्स हैं कि भाई ये इको सेंसिटिव जोन्स हैं या फिर ये क्या है आपके
इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज है, यहाँ पर वो नोटिफाई किया जाएगा इस डिपार्टमेंट के द्वारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कि ये जो अगर बफर जोन है ना, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज आते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अर्थक्वेक एरिया यहाँ पर है, तो इसके अराउंड जो 10 किलोमीटर का एरिया है, ये जो कितना है 10 किलोमीटर का एरिया है, ये इसका क्या होगा, ये जो होगा इसका बफर जोन होगा, ये इसका बफर जोन होगा। तो इस एरिया में तो नहीं कर सकते और आसपास के 10 किलोमीटर तक भी आप नहीं कर सकते कोई भी काम, क्योंकि भाई इम्पैक्ट का तो हमें नहीं पता ना, हम अंदाजा नहीं लगा सकते एक अर्थक्वेक कितने, जो आप देखते हैं कि कितने मैं भूल रही हूँ वर्ड कि उसका आया है, पॉइंट्स का आया है, फिर उसके बाद आप आगे वो ज़्यादा उसकी ग्रेविटी बढ़ सकती है, तो इसीलिए उसको 10 किलोमीटर्स तक यहाँ पर बताना होगा। और इसको करने के लिए जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, वो स्टूडेंट्स कौन से हैं, पहला जेनेटिक एनर्जी इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये है। केवल आप सिर्फ इसको ध्यान में रख लीजिए, मैं नहीं कहूंगी कि आप इसे बहुत लर्न कीजिए, बट ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे शब्द आपको अपने क्वेश्चंस में देखने को मिले तो आप डिटेक्ट कर पाए कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी हुई है और ये इसका एक सही आंसर हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, नेशनल कोस्टल जोन। अब आपने देखा है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है, तो ये इधर जैसे मुंबई ये सब जो एरिया है, ये क्या है, जो बिल्कुल समुद्र के पास है, पानी के पास है, इसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ये कोस्टल जोन देखो, ये ऐसा भी हो सकता है कि कई बार यहाँ से भाव आया और टाइड्स आई, तो ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर अगर किसी ने भी कोई काम धंधा है, कोई बसे हुए लोग, तो उनकी डूबने की आशंका यहाँ पर ज्यादा रहती है पानी के अंदर। तो ये कोस्टल एरिया आपका बन जाएगा, जो बिल्कुल आपके समुद्र की लाइनिंग में बसे होती है चीजें। तो ये सारी मैनेजमेंट अथॉरिटी बताया जाएगा और इसी के लिए आगे इसको कन्वर्ट करा गया नेशनल गंगा काउंसिल अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो हमारी एक और मिनिस्ट्री बनाई गई जो कि ओवरऑल जो हमारे भारत के अंदर, भारत के आउटर जो भी हमारे यहाँ पर आ रहा है, नॉटिकल्स में अंदर आ रहा है, वाटर नॉटिकल्स के अंदर यहाँ पर आ रहा है, उन सभी से यहाँ पर क्या किया जाएगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो कि इन सभी कोस्टल एरियाज, रिवर्स, जो भी हमारी चीजें हैं, इनका ख्याल यहाँ पर रखेगी। समझे आप बात को? तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो कि काम करती हैं, बताती हैं कुछ ऐसे बफर जोन्स, कुछ ऐसे डिटेक्टेड एरियाज जो कि सही नहीं है, किसी भी तरीके ह्यूमन इंटरफेरेंस की इसमें आशंका नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अर्थक्वेक है और मैं यहाँ पर अपना कोई इंडस्ट्री खोल लूँ तो कैसे हो पाएगा, कितना विनाश यहाँ पर हो जाएगा अगर किसी भी प्रकार की कोई कैलेमिटी आ जाती है। तो ये सारा काम भी तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के अंदर ही आता है ना, तो इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पर पढ़ा, राइट। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पर चलते हैं। और कौन कौन से एक्ट हैं, आपको इस क्लास को बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, इस सेशन को देखिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक एक बात, एक एक लाइन और एक एक बात जो यहाँ लिखी हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने अब तक के सारे पेपर्स को देखते हुए, सारे पैटर्न को देखते हुए, ये पूरी की पूरी जो क्लास है, सेशन है, इसको डिजाइन किया है। सो प्लीज आप लोगों का फोकस यहीं पर पूरा रहना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, अगर ये जूम हो पाता है तो ये और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाती हूँ। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, अब देखिए नाम क्या है इसका, एनर्जी कंजर्वेशन। हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो क्या है, रिसोर्सेज क्या हमारे पास कम है, लेकिन जो यूसेज है, जो डिमांड है वो कम है। अब कैसे करना होगा, जितनी भी एनर्जीज हैं हमारे पास, जितनी भी एनर्जीज हम लोग बना रहे हैं, उसको कंजर्व करके बचा बचा के हमें चलना है, जहां रिक्वायर्ड है वहां देना है। हम इस तरीके से बहुत ही लाइटली लूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एनर्जी को, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, उसको हमें बचा के बहुत ही ख्याल से खर्च करना है, ठीक है। सेविंग, आप समझते हो अपने घर की भी अपने पैसों की सेविंग होती है, तो उसको हम बहुत ही एफिशिएंट जगह पर लगाते हैं कि यार नहीं, ये हमारी सेविंग्स थी, चलो लगा देते हैं, सेविंग्स होती किस लिए, तो ऐसा हम यूज करते हैं ना अपने नॉर्मल भाषा में भी। इसी प्रकार से अब ये जो एक्ट है, इसको क्यों इनैक्ट किया गया था स्टूडेंट्स, देखिए हर एक एक्ट का उद्देश्य है कि ये पर्टिकुलर एक्ट क्या ऐसी चीज हुई, या क्यों, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, फोकस क्या है इस एक्ट को लाने का। तो ये एक्ट क्यों इनैक्ट किया गया, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ठीक है, और जो वेस्टेज है उसको हम कम कर सके, जो भी बेकार हो रहा है, खराब बर्बाद हो रहा है, उसको हम कम से कम यहाँ पर कर सके।
इसके बाद होता है इट स्पेसिफाइज द एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स फॉर इक्विपमेंट और अप्लायंसेस। आप देखते हो ना, आप सामान भी खरीदने जाते हो, फ्रिज खरीदने जाते हो तो बोलते हो अच्छा इसमें 2 स्टार है, 3 स्टार है, ये कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करेगा, या आपका जो एसी है दैट इज ऑलरेडी इन्वर्टर है, ये एनर्जी कंज्यूम कम करेगा। हमेशा हम लोग ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना रखते हैं ना कि पॉइंट कि हाँ जी ऐसा दिखाओ कि जिससे एनर्जी कंजम्पशन कम हो। तो जितना ज़्यादा हम लोग इंडिविजुअली, क्यूमुलेटिवली, जॉइंटली अगर इसको हम कम कर सकें तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है। अब ये बात करते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स है, अप्लायंसेज हैं, उन सभी की जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो कम स्तर पर आए, और इट प्रेस्क्राइब्स द एनर्जी कंजम्पशन नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। इट प्रिस्क्राइब्स एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स। अब जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग्स है ना, उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन हो रही है उन सभी को कम पर लाएं, अच्छे तरीके से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को करते हुए यहाँ पर बिल्डिंग, कमर्शियल इंडस्ट्रीज इन सभी को बनाया जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स एक एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट और लेबर लॉ पढ़ते हैं ना, आप समझिए ये अगर एक ट्री है ना, ये अगर एक ट्री है तो यहाँ पर आप चाहे लेबर लिख लीजिए, लेबर लॉ जो लिख लीजिए, या एनवायरमेंट आप लोग लिख लीजिए, ये है एक, लेकिन इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, क्योंकि एक लेजिस्लेचर से कम नहीं हो सकता कि मैं लिख दूं कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर ये हो गया। आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं ना, लेकिन उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट तो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ले लेंगे 1872 से, बाकी पार्टनरशिप हो गया, एनआई हो गया, सौगा हो गया, है ना, ये सारी चीजें आप डिफरेंट ब्रांचेस से पढ़ते हैं क्योंकि इनकी कैटेगरीज अलग है। वहां पे आप सामान को बेच रहे हैं, वहां पर आप किसी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे आप नेगोशिएशंस इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, और या फिर आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस, कैटेगरीज है ना, लेकिन आप बेसिक रूल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से एक एनवायरमेंटल लॉ, इसी की जैसे एनर्जी कंजम्पशन एक्ट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और बाकी जो एक्ट्स हैं ऐसे ऐसे उसी की एनर्जी है, लेकिन जड़ इसकी एक ही है, राइट। अब आगे यहाँ पर चलते हैं, अगला एक्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अच्छा, ये आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने अभी ऊपर आपको क्या पढ़ाया, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000 कितना है, एक पढ़ाया। कोई भी जो एक्ट है, जो बहुत ध्यान से सुनेगा, कोई भी जो एक्ट है उसको रेगुलेट, उसको गवर्न करने की एक क्या होती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है, डिपार्टमेंट। आप जब बिजली का काम होता है तो आप बिजली डिपार्टमेंट जाते हो, टीपीडीडीएल जाते हो ना, जो भी आपके स्टेट के अंदर आपका बिजली डिपार्टमेंट है। आपका कोई और काम है, वाटर डिपार्टमेंट आप जाते हैं। सिमिलरली अगर इनसे रिगार्डिंग कोई भी परेशानी, तो इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, दिस इज बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जहां पर इससे रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है, दिक्कत परेशानी है, वो आपकी ये बॉडी यहाँ पर गवर्न करती है। ठीक है, बहुत ही आसान, क्लियर हुआ। ये ऊपर वाला जो एक्ट था ये क्लियर हुआ। एक बार यार सेशन को लाइक और शेयर तो कर दो कम से कम। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको क्या कर पाएँ, देख पाएँ, ये हेल्प ले पाएँ, क्योंकि ये जो लोकल लॉज, सॉरी माइनर लॉज हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ जी, तीव्रता, यस राज, तीव्रता, एग्जैक्टली नैंसी। चले अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पर एक्ट है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नाम क्या है, दोबारा बोल रही हूँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब ये एक्ट क्या करता है, 4 लाइनों में केवल पढ़ना है, ज्यादा नहीं घुसना। क्या है, कितना इतना रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, जितना ये बोल दिया ना मैंने उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। आइए बात करते हैं, ये क्या है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों, क्या इसके पीछे कारण था। ये कारण ये था कि इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू गिव इफेक्ट टू सीबीडी नगोया प्रोटोकॉल। क्या है, इनके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि इनको काम आगे लग सके। पावर दी गई टू चेक द बायोप्रेसी, protect biological diversity and local growers through the 3-tier structure of central and state boards और local committee। देखिए हमेशा जब भी कोई कमेटी बनती है तो 3 लेवल पे बनती है, एक बनी सेंट्रल लेवल पर, एक बनती है स्टेट लेवल पर, और एक बनती है लोकल लेवल पर। तो ये जो 3 टायर है
इन्हीं को ही क्या करने के लिए, स्ट्रक्चराइज करने के लिए लोकल बोर्ड और लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर क्या आपने देखा होगा, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स देखा है कभी, देखा है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स वगैरह जो बनते हैं वो यही है कि ताकि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, SBBS स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज यानी कि BMCS ये भी सेटअप की जाएगी इसी एक्ट के अंदर। यानी कि बायोलॉजिकल से जितने भी पार्क्स हैं या जितनी भी ये चीजें हैं उन सभी से रिलेटेड हमने एक अलग स्टैट्यूट बना दिया जो कि 2002 में इंप्लीमेंट यहां पर हो गया। ठीक है जी, ठीक है, आइए जी आगे चलते हैं। अगला एक्ट आता है आपका स्टूडेंट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, आप सभी ने देखा होगा, हमने लास्ट में बात करी थी फर्स्ट पार्ट में कि भाई क्या है कि इस तरीके से क्या होते हैं ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर होता है, इनका फॉरेस्ट में रहने का, काम करने का, खान पान का, ये उसी तरीके से फॉरेस्ट पर निर्भर होते हैं। ये हमारी तरह ऐसे पैकेज फूड मॉल्स एंड यहाँ पर जाके नहीं खाते, इनका फूड एंड लिविंग लाइफ बिल्कुल अलग होती है। तो ये क्या कहता है, दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेस द वेस्ट इन द फॉरेस्ट राइट। तो इनको कितने फॉरेस्ट राइट मिलने चाहिए? देखो अगर आज मैं जाऊं और मैं जाके फॉरेस्ट में शिकार कर लूं तो मेरे को अलाउ नहीं होगा। मुझे अलाउ आम आदमी जो हम नॉर्मल लोग हैं, मतलब नॉर्मल एज इन की जो हम ट्राइब्स नहीं हैं या इस फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का तो खान पान कंप्लीटली जो ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइब्स हैं तो वहीं रहते हैं, तो इनके राइट्स तो अलग ही यहाँ पर होंगे। तो क्या कहते हैं, एंड द ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड FDST। ये क्या है FDST? ये फुल फॉर्म आ सकती हैं सारी, एब्रीवेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। FDST का मतलब क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। एंड OTFD का मतलब क्या है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये ऑलरेडी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जनरेशन से रह रहे हैं, ऐसा नहीं अभी जाकर बसे हैं, इनकी पहले भी रहते थे, अब भी रहते हैं, आगे वाली जो जनरेशन है वो भी वहीं रहेगी, तो इनके भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जो ट्राइबल अफेयर्स की चीज़ों को, उनके रिसोर्सेज से रिलेटेड, ड्वेलिंग से रिलेटेड, खान पान या वहाँ जो ये रहते हैं उनके राइट्स से रिलेटेड ये मिनिस्ट्री काम करती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये जो एक्ट है आपका ST एंड OTSTs एक्ट जो है, ये क्या करता है, एस्टैब्लिश एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द अथॉरिटीज ऑफ सस्टेनेबल यूज। भाई ऐसा भी नहीं कि इनको भी पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई हो, नहीं, ये लोग भी अगर फॉरेस्ट पर निर्भर हैं, जंगलों पर निर्भर हैं, तो इनके पास भी कुछ लिमिटेड राइट्स हैं और ये सस्टेनेबली ही जंगल को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उनका कंजर्व करेंगे, बचाएंगे उनको, और इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलेंगे अदर में और अपने में, क्योंकि कुछ होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कुछ होते हैं इनमें भी अलग लोग, तो आपस में ये क्या बनेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ सही रहेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे इनके बीच में। एंड इट स्ट्रेंथन्स द कंजर्वेशन रिजीम ऑफ द फॉरेस्ट व्हाइल इंश्योरिंग लाइवलीहुड। इनको ताकि लाइवलीहुड वहां पे मिल सके, क्योंकि ये पूरी तरीके से वहां निर्भर है, खान पान मिल सके, जैसे मैंने आपको बताया फूड सिक्योरिटी इनको मिल सके। और इट सीक्स टू दी रेक्टिफाई द कॉलोनियल इनजस्टिस, किसी भी प्रकार के साथ इन लोगों के साथ, ये जो अलग से कम्युनिटी है जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर निर्भर है, इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। भाई ये भी निर्भर है, लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, तो वेरी सर्वाइवल और सस्टेनेबल तरीके से ये अपना गुजारा पानी कर सके। तो एक राइट हमारे पास ये है, नाम याद करो, काम याद करो, दैट्स इट, ज्यादा और अंदर इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको सारे एक्ट्स छोटा सा उसके बारे में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब जो ये जो मैंने 3-4 लिखे, ये फिर भी लीस्ट आ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं इनमें से कोई क्वेश्चन आए, पढ़ना आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब मेन यहाँ पर आता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। समझते हो, काफी सारे क्वेश्चंस आपके इस एक्ट में से भी आते हैं। ये क्या है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। अब देखिए आइए ये किस बारे में बात करता है, एक एक लाइन, एक एक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस प्रिया, सिर्फ एनर्जी रिलेटेड, तभी तो अलग से बनाया ना,
प्रिया, ऑल इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं, जो एक अलग स्टैट्यूटरी बॉडी है, अलग से स्टैट्यूट बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब्स वाला है तो शेड्यूल ट्राइब्स के मैटर्स जाएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी का स्टैट्यूट है तो एनर्जी से ही रिलेटेड वहां पर सारी बातें, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। ठीक है जी, चले। थैंक यू राधिका, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तुम लोग सब नोट करते हो, है ना। चलो आओ, अब ये बहुत वो है, ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सुनो मेरी बात को, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन यहाँ इस इधर बोर्ड पर। ठीक है, हाँ जी, होगी दोबारा होगी। CRPC BNSS की क्लासेस बिल्कुल होगी। आइए, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कॉन्करेंस ऑफ रियो समिट 1992। अब इसका शुरुआत कब हुई? जब रियो समिट आया 1992 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा होता है, टू प्रोवाइड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रेमेडीज फॉर द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज। अब आप सभी को पता है कि भाई जब जोरों से डेवलपमेंट चलता है ना, जब आपको कहीं पर भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट दिख रहा हो, तो याद रखिएगा कि वहां पर इन्वायरमेंट नीचे जा रहा होगा, वहां पर इन्वायरमेंट नीचे जा रहा होगा, है ना। तो जब क्या होता है, जब इस तरीके से तेजी से बहुत ही डेवलपमेंट हो रही होती है, तो यहाँ पर बहुत लोगों को, हमारे लिविंग बींग्स को, ऑर्गेनिजम्स को, सभी को क्या होता है, मुश्किल हो रही होती है। तो रियो समिट 1992 के अंदर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी, यानी कि जुडिशियल अगर कोई भी यहाँ पर केस है, किसी की कोई रेमेडी है वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकि इसको यहाँ पर किसी भी तरीके से सुपरवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बनाया जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी। जो भी विक्टिम्स होंगे, कौन विक्टिम्स होंगे? पोल्यूशन के, और कोई भी अगर दूसरा इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, उसके जो भी विक्टिम्स होंगे वो वहां पर अपना हक अधिकार ले पाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, क्योंकि ये जो NGT एक्ट है 2010 में आया, देखिए ये हमारे आर्टिकल 21 संविधान के आर्टिकल 21 से डायरेक्ट डील करता है। क्या कहता है? जहां पर हमारे पास अधिकार है कि हम एक पोल्यूशन फ्री हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, है ना। एक वीडियो मैंने देखी थी कि जहां पर वो क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन, बच्चे स्कूल का बैग नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाकर स्कूल जा रहे थे, ताकि वो जब तक स्कूल जाएं, पढ़ के आए, तब तक उनके पास ऑक्सीजन रहे। घर में 4 प्लांट्स है, पेड़ पौधे बाहर है ही नहीं, 4 प्लांट्स है घर के अंदर जहाँ पे वो रहकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो चले, उसके बाद यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट रह पाए सभी सिटीजन्स के लिए। उसके बाद द NGT हैज टू डिस्पोज। अब ये जो NGT है ना, देखिए क्या है, ये ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, उनसे ये जो NGT है ये क्या करता है, डील करता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, द NGT हैज टू डिस्पोज द केसेस। इनको केसेस को देखना है जो विदिन 6 महीने ऑफ देयर अपील्स। यानी कि अगर आज मैंने NGT के अंदर कोई भी केस डाला है, सो विदिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उस केस को क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। अगर अब मानो इन्वायरमेंटल के, पोल्यूशन के, इन्वायरमेंटल डैमेज के अगर कोई विक्टिम्स है, उनका केस भी अगर 10 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल चलता रहे, तो क्या वो वाकई न्याय होगा? तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर इनको डिस्पोज करना है, खत्म करना है। ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि NGT के पास अपील्स और ये सारी चीज़ों के लिए कितना टाइम है। सो यू हैव टू क्लिक, यू हैव टू राइट, मतलब मार्क द राइट आंसर, दैट इज 6 मंथ्स। देन गाइज वी हैव, देन फिर उसके बाद क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या NGT उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? क्या आप सीधा NGT में जाके अपने केस को डाल सकते हैं? तो यस, जी हाँ, वो एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरा सवाल ऐसा भी आ सकता है जिसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ये सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये आपका मैंने सारे जो अभी तक आ चुके हैं PYQs उसी से बनाया है ये पूरा। 6 महीने वाली बात आ गई, ठीक है, आर्टिकल 21 वाली बात आ गई। याद रखना, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन प्लस कॉन्स्टी का मिक्स जरूर आएंगे। ऐसा क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्लस कॉन्स्टी का मिक्सचर जरूर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन 1-2। तो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से इन्वायरमेंटल से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं।
आइए अगला बात करते हैं। तीसरा सवाल आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है एनजीटी की, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आते हैं तो। अब एनजीटी 7 प्रकार के 7 टाइप्स ऑफ केसेस को डील करता है। जो 7 डिपार्टमेंट है, इन 7 डिपार्टमेंट के कोई भी केस है, डिस्प्यूट है, विक्टिम्स हैं, उन 7 तरह के केसेस को एनजीटी डील करता है। ये भी सवाल आ सकता है। आइए पहला देख लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स वाटर, पढ़ाया ना मैंने आपको, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पहला। फिर उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1974 दूसरा। ये सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। उसके बाद द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 अभी पढ़ाया है। ये है कि आपके हो गए 7 टाइप्स। इसके अलावा एक्ट्स टू केप्ट आउट, एनजीटी कौन से केस नहीं लड़ेगा, ये भी आपके सामने एक सवाल आ सकता है। ये भी सवाल आ सकता है कि एनजीटी कौन से केस नहीं लड़ेगा। तो पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एनजीटी नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट था, कौन सा था, कौन सा था, OTFD और आपका STFD वाला था, है ना। ये वाले केसेस आपका एनजीटी नहीं लेगा। उसके बाद आपका क्या नहीं लेगा, उसके बाद अब आपके सामने एक और सवाल आएगा कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया, तो क्या आप उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यस और नो, जल्दी बताइए। क्या आप उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? आ भी चुका है सवाल और आ भी सकता है, बताइए जल्दी से। अनु यादव पार्ट 1 देखो तो समझ में आ जाएगी, आज थोड़ा कंटिन्यूशन पार्ट 2 है ना, तो यू हैव टू सी पार्ट 1 पहले, फिर उसके बाद आप इस क्लास को देखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यस बॉबी, environmental law is one of the subject for AIB. Okay. अशोक जी आ गए वापस, चलें। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? प्लीज मुझे ये भी बताइए कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? यस, इट कैन बी चैलेंज्ड बोथ हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों में ही ये चैलेंज किया जा सकता है। एनजीटी का जो डिसीजन है हाई कोर्ट भी ले जा सकते हैं और आप इवन सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। इट कैन बी चैलेंज्ड। यस, यहां तक समझ में आया? प्लीज बताइए जल्दी से। एंड आप सभी जो रिकॉर्डेड वीडियो भी बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं कि मैम ये जो टॉपिक आपने कराया था इसमें क्या था क्या नहीं था। और इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली अपनी पुरानी वीडियोस की कमेंट्स खोल के देख लेती हूँ, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जो ये है, दिस इज माय टेलीग्राम अकाउंट, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अपूर्वा वत्सन अकेडमी। अगर आपको स्मार्ट नोट्स एंड पीडीएफ्स एंड जितनी प्रकार की कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं 24/7 टेलीग्राम में अब आपके साथ कनेक्टेड रहती हूँ और आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी का जवाब देती हूँ। जो ग्रुप में होते हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कि ग्रुप वाले जो आपके क्वेरीज हैं उनको मैं सबसे पहले यहाँ पर जवाब दूँ, ताकि सभी को अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाए, राइट। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर मेरी ही स्पेशल क्लासेस देखनी है, AIB का ऑलमोस्ट मैंने 50% सिलेबस, आपके जो ये स्पेशल क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करवा रखी हैं। तो अगर आप मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो करते हैं, तो आप मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। प्रिया, देखो सारे एक्ट्स नहीं इंक्लूडेड होंगे,
आपको अलग अलग से लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि एक ही लेना जिसके अंदर ये बेसिक सारे आपको मिल जाएंगे, 7 वाले मिल जाएंगे, एनजीटी मिल जाएगा, फॉरेस्ट मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम हो वो ले जाना। बाकी अलग अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वो काम नहीं आते हैं और क्वेश्चन भी शायद ही आता है। कोई बात नहीं, मैं किसी काम से गई थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। आइए जी शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। ऑल राइट, चलें, ये हमने पढ़ा एनजीटी एक्ट, आप लोगों को समझ में भी आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे केस लॉज के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? केस लॉज ऑफ एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, राइट। तो अभी यहाँ पर हमारा जो बेसिक एक सिलेबस था आपके एनवायरमेंटल लॉ का वो खत्म होता है, और अब यहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उनमें से आ सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे केस लॉज की सीरीज को। मैम अगर एनजीटी का कोई डिसीजन दे देती है और वो अपील में चला जाता है, तो उस टाइम में अगर उस पर्टिकुलर मैटर, अगर एनवायरमेंट का कोई नुकसान भी हो रहा है तो वो कम, हाँ बिल्कुल रुक जाएगा, बिल्कुल। मान लीजिए अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है या किसी चीज़ पर स्टे इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन दे दी गई है, उसके अगेंस्ट चला गया है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर क्या होगा, उस समय के लिए अगर इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है तो वहाँ पर उसको रोक दिया जाएगा तब तक, ठीक है। वो निचली कोर्ट करके ही देगी ये काम। चले आइए, द फर्स्ट केस लॉ, द फर्स्ट जो एक मैं कह सकती हूँ एक मूवमेंट यहां पर आया किस चीज का, एनवायरमेंट को बचाने का, वो क्या था? सबसे पहला, ये सारी एक्ट स्टैट्यूट्स वगैरह आने से के दौरान यहां पर क्या था? चिपको मूवमेंट। स्कूल में पढ़ा था ना? हाँ जी, किस किस ने चिपको मूवमेंट को स्कूल में पढ़ा था? एसएसटी में पढ़ा था आई गेस, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा था ना इसको, चिपको मूवमेंट। किस किस ने पढ़ा था? जल्दी से मुझे लिख के बताइए। यस मैम, चिपको मूवमेंट के बारे में तो हमें बचपन से पता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार उसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है कि वो बेसिकली इन्वायरमेंट से था या किसी और इशू पे था, मतलब इशू नहीं पता, ठीक है। चलो हाँ, तो फर्स्ट केस था लाइफ का जो हमने पढ़ा था स्कूल टाइम पे, ये चिपको मोमेंट क्या था एक्चुअल में, पढ़ा था ना? तो गाइज ये 1973 की बात है, एक मुहिम चली थी। आप देख सकते हैं इन इमेजेस से कि एक महिला कैसे पेड़ को पकड़ कर खड़ी है कि आप पेड़ नहीं काट सकते। लोग इस तरीके से पेड़ पर लिपट जाते थे कि आप हमें काट दीजिए लेकिन पेड़ को नहीं काटा जाएगा। आप सोचिए, इंटरनेट अवेयरनेस, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर तब जरिया नहीं था, कोई स्कोप नहीं था, और उसके बावजूद भी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस थी। लेकिन आज जब हमारे पास मल्टी वीडियोज हैं, पढ़ सकते हैं हम लोग, उसके बारे में एजुकेट हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, तो आज हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है। तो देखते हैं क्या था ये चिपको मूवमेंट, जो आंदोलन था, आंदोलन इसे हम कहते हैं, ये क्या था? इट इज प्रॉम्प्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू अमेंड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। यहाँ पर इन सभी गांव वासियों ने, इन सभी लोगों ने, बच्चा बच्चा तक पेड़ से लिपटा होता था, इन सभी ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलने के लिए अमेंड करने पे मजबूर कर दिया था। क्योंकि क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट को काट काट के, जंगलों को काट काट के यहाँ पर काम किया जा रहा था, डेवलपमेंट की जा रही थी, और इसीलिए कहा कि अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो ये जो ह्यूमन लाइफ है यही तबाह यहाँ पर हो जाएगी। और इसने पहला इंट्रोड्यूस करवाया, इस मूवमेंट ने, आंदोलन ने, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। देखिए कितने साल तक ये चलता रहा, लगभग 7-8 साल तक ये जो आंदोलन था ये चलता रहा, लोग आवाज उठाते रहे। और उसके बाद यहाँ पर, जहां पर ये एक्ट अब क्या कहता है कि जो जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट का लैंड है, आप उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप जंगल काट के वहां कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कोई रेजिडेंशियल एरिया कुछ आप बना ले, फॉरेस्ट की जमीन को कोई भी नहीं हिलाएगा। देखो नॉर्मल आमतौर के शहरों के, गांवों के पेड़ पौधे तो खत्म हो गए, अगर फॉरेस्ट भी खत्म हो गए तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएंगे हम लोग। तो ये चिपको मोमेंट, वन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक बार आप इसे देखिए यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, यस आप सभी को पता होगा, जो भी लोग उत्तराखंड वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो क्या यहाँ पर थी सिचुएशंस।
मनीष, यस। यस, सुंदरलाल बगुना जी। चले आगे चलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस पे, पहला मैंने इसीलिए बताया कि एक केस नहीं लेकिन एक ऐसा आंदोलन था जो फॉरेस्ट और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर शुरू हुआ। अगला केस स्टूडेंट आता है, याद रखिएगा, ये जो MC मेहता हैं, क्या है MC मेहता, ये फादर ऑफ एनवायरमेंटल लॉज है। इन्होंने इतनी आवाज उठाई है, इतना कुछ चेंज किया है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं और उनमें से अगर आपके पास आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ, तो आपके पास अगर गेस नहीं है, आपको नहीं आता उस स्पेसिफिक केस लॉ के बारे में, तो आप MC मेहता को क्लिक कर सकते हैं। तो आपके चांसेस हैं कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो। तो यहाँ पर एक केस है स्टूडेंट्स, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। कौन सा केस है ये? श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस। यहाँ तो इस नाम से ये केस आएगा बच्चे, या आएगा ओलियम गैस लीक केस, 2 नाम से केस आएगा, या आपके सामने क्वेश्चन आएगा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैंने इसके तीनों नाम लिख दिए यहाँ पर कि अगर आप ऐसा ना करो कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ये तीनों बात को कहेंगे तो एक ही बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, MC मेहता इज अ फादर एंड गॉड ऑफ एनवायरमेंट। जी ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस केस में क्या हुआ था बच्चे कि लीक हो गई थी ओलियम गैस, लीक्स ऑन 4 और 6 दिसंबर को, कब? 1985 में। और जैसे ये कांड हुआ, ये इमीडिएटली आ गया, उसी के बाद दिस केम इमीडिएटली आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस का जब केस हुआ उसी के बाद ये वाला कांड हो गया, वेयर मेनी पीपल डाइड, जहां पर बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई एज अ रिजल्ट। इसीलिए हमें नए रूल को बनाना था और इस केस से यहां पर हमें एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रोविजन दिया गया। इसका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इसका मतलब ये है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से होता है कि इंटेंशन डज नॉट मैटर। अगर आपके काम, आपकी चीजों की वजह से अगर इतना बड़ा कोई लॉस होता है तो आप पूरी तरीके से इसके लिए लाइबल होंगे। आप ले एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले, एक्स्ट्रा केयर करें, पर इस तरीके की जो नेग्लिजेंस है, इस तरीके का जो लॉस जो आपने कर दिया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो केवल मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो इररेलेवेंट, आपको पता होना चाहिए। इस केस के अंदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हुई बिना किसी एक्सेप्शन के, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, आप पूरी तरीके से लाइबल होंगे। आपकी वजह से नुकसान हुआ, आपकी वजह से 10,000 लोग मरे, 10 लोग मरे, 1 आदमी मरा, आप लाइबल होंगे, आप बच नहीं सकते कि इसमें मेरी गलती नहीं है। And this came to be known as absolute liability and this case led to the formation, और इसी केस के कारण यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भी यहाँ पर बनाया गया। नींव, जड़, रीजन ये एक्ट्स हैं। यस, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं रिपीट कर करके पूछा गया है। एनवायरमेंटल लॉ के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, रिपीट कर करके पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। उसके बाद है यहाँ पर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है ताज ट्रेपीजियम केस। इसका नाम आपके सामने क्या आ सकता है? देखो केस का नेम सेम था, MC मेहता वर्सेस UI अब भी सेम है, बट ये केस किससे रिलेटेड है? ताज ट्रेपीजियम केस के नाम से मशहूर केस है। अब आप सभी को पता है कि ताजमहल कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज्यादा अच्छा है। इसी के आसपास क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये केस है, पहले तो जान लो, 1997 का। रिट पिटिशन सिविल नंबर दिस, मैंने पूरी रिट पिटिशन भी लिखी हुई है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। अब बात करते हैं इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट करता है कोल और कोक इंडस्ट्रीज को। ये ताजमहल है, इसी के आसपास की जगहों पर ना क्या हो गया था, ये कोक और कोल इंडस्ट्रीज बन गई थी, इंडस्ट्रीज, और ये कोल इंडस्ट्रीज बन गई थी। अब इनकी वजह से क्या हो रहा था भैया, एक तो आसपास की जगह गंदगी हो रही थी पूरी तरीके से, प्लस जो इनका पोल्यूशन था वो ताजमहल की तरफ आ रहा था। अब आपने देखा होगा कि जब ताजमहल, अगर आपने सुना होगा कि ताजमहल बाय द ईयर्स पीला हो रहा था, हाँ, पोल्यूशन की वजह से। ताजमहल केस के नाम से मशहूर है। So that surrounding the Taj Mahal should alternative take measures or else should shift their industries.
इनको इस केस में कहा गया था कि या तो भैया तुम यहाँ पॉल्यूशन बचाना बंद करो या अपनी इंडस्ट्रीज को लेके शिफ्ट करो, इसके आसपास नहीं होनी चाहिए। हमारी देश की शान है भाई, वन ऑफ द मॉन्यूमेंट है, अगर यही खराब हो जाएंगे तो क्या होगा फिर। तो अब होता क्या है, सम अदर प्लेस ले जाओ इसको। अब इसी चक्कर में इन लोगों के पोल्यूशन की वजह से, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पोल्यूशन हो रहा था, इनकी वजह से ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा था और चेंज इन कलर ऑफ इंडिया फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एट द सेम टाइम आसपास अब देखो कितना टूरिज्म है यहाँ पर, कितने लोग आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, कितने होटल्स लेते हैं। तो आगरा का एक अपना अलग टूरिज्म है, लोग आते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो क्वालिटी ऑफ वाटर थी, एयर थी, हवा खराब हो रही थी, पानी खराब हो रहा था, और जो लैंड था वो भी हार्मफुल हो रहा था जो आगरा में लोग रहते थे। तो जो वहां के वासी थे वहां के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही थी, और इट वाज एसेंशियल, और ये जरूरी था। यहाँ पर आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है कि हमें वही कि फ्री एंड हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए इस केस में इन इंडस्ट्रीज को लास्ट MC मेहता ने इतनी जंग लड़ी कि इन फैक्ट्रीज को बंद करवा के इन्हें ताजमहल से दूर यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, यस एग्जैक्टली, दैट मीन्स द ताजमहल इज मेड ऑफ संगमरमर, और जो कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्रीज की वजह से खराब हुआ था। तो सेव द वर्ल्ड हेरिटेज, एग्जैक्टली वर्ल्ड हेरिटेज है, इंडिया का भी नहीं, जैसा कि बोला वर्ल्ड हेरिटेज है। एग्जैक्टली येलोइश, और जो ये पीला हो गया था इसकी वजह से इसे MC मेहता ने देखो कितना बड़ा हमारा एक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट हेरिटेज का यहाँ पर बचाव किया जी। ठीक है, तो ये केस लॉ भी आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आए दोनों केस लॉज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस कर दो, सेशन को लाइक कर दो, ताकि हम आगे अगले आपके लैंडमार्क केस की तरफ बढ़ सके। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस मैम हमें तो समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे क्विकली। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। लेट मी हैव वाटर टिल देन, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्विकली। थैंक यू श्रीधर जी। यस यस प्रिया, चलो वेरी गुड, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। बहुत ही बढ़िया मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर जवाब देते हैं। अगला केस भी आ जाता है स्टूडेंट्स, मैंने हर केस के ना हिसाब से इमेजेस भी लगाई हैं कि ताकि तुम्हें ना जब ना पढ़ाई के अंदर इमेजेस होती है ना तो हमारे मन में बैठ जाता है, याद रहता है। तो इसीलिए मैंने ढूंढ ढूंढ के ना इसकी इमेजेस भी लगाई हैं ताकि एक कनेक्शन हो सके केस लॉ से। जब तक केस लॉ से ना फील नहीं करोगे ना केस लॉ को, उसकी स्टोरी याद नहीं रहेगी। कोई और सब्जेक्ट के केस लॉ पढ़ते हो तो सोचो जैसे मेरा केस है, मैं इसको डील कर रहा हूँ, तो केस लॉस के साथ ना इंटरनल फीलिंग चाहिए, वाइबिंग, यू नो। अगर आपकी वाइब नहीं मिल रही है ना केस से, आपको केस लॉ याद ही नहीं होगा। जब तक आप वाइब नहीं मिलाओगे, मतलब आई एम यूजिंग सो मॉडर्न वर्ड, जब तक आप वाइब नहीं मिलाओगे तब तक आपको केस लॉस याद ही नहीं होंगे। आप डरते रहोगे, अरे यार केस लॉस, अरे केस लॉस, अरे केस लॉस। केस लॉस के साथ यार कनेक्शन चाहिए दिल का कि अच्छा ऐसा हुआ था, दर्द चाहिए थोड़ा सा कि अच्छा ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा किया फिर इस केस लॉ में। तो वो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस कनेक्शन के लिए आपको जो अंदाज सही लगता है कि मुझे पिक्चराइजेशन पसंद है, मुझे शॉर्ट समरी में केस लॉ पसंद है, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मुझे एकदम सटीक पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। बट यू नीड दैट कनेक्शन, यू नीड दैट वाइब। एग्जैक्टली, चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ, पिक्चर याद आ जाती है, अच्छा हाँ मैम ने ताज बनाया था, ताज में ऐसे ऐसे वो हवा बनाई थी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हम लोग के लिए, है ना। चलिए आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर पोल्यूशन, ये अगर देख रहे होंगे, अभी जूम नहीं हो रहा, बट ये क्या है देखो, सारा ये वेस्ट आ रहा है पाइपों से, ये आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, ये गंगा में आ रहा है। ये देखो ये ऐसा आ रहा है सारा वेस्ट। अब इस तरीके से देखोगे, एक ये फैक्ट्री है यहाँ पर,
अब ये फैक्ट्री किस चीज की थी जिसने सबसे ज्यादा गंगा को हार्म किया है? ये गंगा रिवर का मुहिम यहां पर शुरू हो जाता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पोल्यूशन केस बोल सकते हो आप, इसके नाम से आ सकता है। सेम केस का नाम है कानपुर लेदर टेनरीज केस। अब ये होता क्या है भाई, गंगा रिवर के आसपास क्या होता है, ये लेदर की फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है। दबा के लेदर बन रहा है, दबा के क्लोथिंग हो रही है, यहाँ पर डेनिम्स बन रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो पूरा वेस्ट होता है आराम से बड़ी बड़ी पाइपों से गंगा के अंदर चला जाता है, जहां से सबसे ज्यादा लॉस गंगा को होता है। ठीक है जी। अब होता क्या है देखो, 1985 में ये आप पूछ रहे थे कौन सी रिट, एमसी मेहता रिट फाइल करते हैं मैंडमस की, कि भैया ये जितनी भी लेदर टेनरीज थी ना, अब हो था क्या, मान लो ये क्या था, टेनरीज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे भाई ये आपकी वो है ये फैक्ट्रीज, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने अपनी छोटी छोटी ना ये टेनरीज बनाई हुई थी कि जहां पे अलग अलग प्रोडक्शन चलती थी। टेनरीज समझ रहे हो, कानपुर गंगा रिवर के पास, जैसे मान लो यहाँ डेनिम्स बन रहा है, लेदर बन रहा है, ये बन रहा है, क्लोथिंग प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है, और जितना भी ये वेस्ट है वो सारा कहाँ फेंक रहे हैं, गंगा रिवर में ये फेंका जा रहा है। इस तरीके से ये सारा सिस्टम था। अब होता क्या है, क्या कहते हैं, अब ये जितना भी इनका वेस्ट था ये क्या कर रहे थे, डिस्पोज ऑफ डोमेस्टिक, इनका जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट था जितना भी था ये गंगा में डाल देते थे। सालों साल तक ये करते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है एमसी मेहता के थ्रू, और क्या होता है, आर्टिकल 51A ऑफ संविधान के अंदर जो 51A सेक्शन है वो फंडामेंटल ड्यूटी इंपोज करता है। हम सभी की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखें, ताकि वो इंप्रूव करे, चाहे वो फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है। और कोर्ट ने कहा कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है एक्ट है, और ये इसीलिए पास किया गया था ताकि पानी को गंदा ना कर सके, कंट्रोल कर सके पोल्यूशन को, और वाटर क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जाएगा। पानी को आप इतना गंदा कर दोगे तो आप सभी को पता है, इसलिए हम कहते हैं ना सेव क्लीन वाटर। एंड दिस एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, ये जो एक्ट था इसी कारण, इसी जो ये जो हुआ था सिस्टम, इसी के कारण एक एक्ट बनाया गया सेंटर और स्टेट बोर्ड की, जहां पे जो भी पावर्स हैं, फंक्शन है कि वाटर को, भैया वाटर के अंदर कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, वाटर के अंदर कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इस केस के रिगार्डिंग ये हुआ। मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं आपकी मेहनत को सलाम, आपका हर एक स्टूडेंट पास होकर दिखाएगा। मनीष जी यही मैं कामना करती हूँ, और यही मेरा मोटो भी है कि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे से पास करें, और फिर बाद में मुझे पास होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मुझे खुशखबरी दें कि यस मैम आई गॉट क्लियर, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो उस दिन से खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी, और बस मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा ही रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना कोई भी काम ऑनेस्टी से करता है ना, दिल से करता है, पावर जान लगा के करता है, तो उसमें उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का भी एक काम ही है, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग क्यों आ रहे हो लाइफ, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, हाँ। तो जो पढ़ रहा है ना, अगर वो भी अपने काम को ऑनेस्टी से करे कि नहीं मैं सारे काम काज छोड़ के 9 बजे बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो यस तुम्हें कोई पास होने से नहीं रोक सकता, राइट। चलो तो बस, तो कोई भी काम करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करो, अपनी पूरी ईमानदारी और अच्छे से करो, कोई झोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना झोल आप करोगे आपको उतना झोल कहीं और से मिल जाएगा। आपने अपने काम में झोल किया, ये दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपने अपने काम में झोल किया, कोई और आपके काम में झोल कर देगा, ये ऐसे ही चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो बस बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है, पढ़ते रहो सारी चीज़ें। देखो कितना अच्छे से मैंने केस लॉज आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इनको रिटेन करना अब आपका काम है। दोबारा देखो क्लास को, याद नहीं आया ये क्लास दोबारा देखो, लास्ट तक रहेगी आपके पेपर तक, दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं मैं करूँगी, क्योंकि लोग बाद में भी वीडियो को देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन केस। अब आप देखते होंगे कि भाई आप सभी के यहाँ पर बोरिंग का पानी होता है कि नहीं होता है, किस किस के घर में है बोरिंग, समरसीबल का पानी है, किस किस के पास है। थैंक यू श्रीधर जी। राज मैम आप बहुत हार्ड वर्कर हो, आप 100% देते हो, वी सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू।
जो जी इतने कमेंट्स नॉन स्टॉप आपको मिल रहे हैं, कुछ तो बात होगी आपकी स्टडी कराने के तरीके में। तरीका और जो कुछ भी है ना यार, वो आप लोगों की वजह से। आप लोग मोटिवेट करते हो ना, एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो चाहे तबीयत खराब हो, गला खराब हो, कुछ भी हो, आना है, करना है। तो उसके पीछे भी मोटिवेशन, उसके पीछे भी आप लोग हो। और मैं इस प्यारी सी मेमोरी का एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें मैं कभी अकेले होती हूँ तो मैं इनको पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओके, समरसीबल का पानी है ना? थैंक यू। बोरिंग वाटर, समरसीबल का पानी, कई बार आप देखते हो वो पानी बड़ा गंदा आता है। खारा तो है ही है, चलो जमीन ग्राउंड वाटर है वो आपको खारा मिलेगा ही, लेकिन वो कई बार गंदा भी आ जाता है। और कुछ ऐसे एरिया में तो और गंदा आता है जहाँ पे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हद तक है। तो जब आप नीचे ग्राउंड वाटर को ही गंदा कर दोगे तो आपके घरों में पानी भी तो गंदा ही आएगा, क्योंकि इतना वाटर पोल्यूशन यहाँ से आ रहा है कि ये सारे पानी में मिल रहा है। और जब आप मोटर से इसको खींच रहे हो ऊपर, पानी को खींच रहे हो, तो ये गंदा ही आएगा पानी यहाँ पर। तो ये केस होता है स्टूडेंट्स, 1989 में एक आवाज उठाई जाती है इस केस से रिलेटेड, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर जो हमारे धरती का पानी है उसको यहाँ पर किया जाता है एक PIL सीधा सुप्रीम कोर्ट। देखो आर्टिकल 32 लिखा है, यहां से मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट गई है PIL। अगर यहाँ पर 226 लिखा होता तो यहाँ पर हाई कोर्ट चली जाती, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि भाई ये तो हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। भैया इस दौरान ना तगड़ी प्रोटेस्ट चलती है, अगर आप इसके बारे में पढ़ो तो बहुत तादाद में लोग रोड पर आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर कि जो ग्राउंड वाटर है उसको पूरी तरीके से गंदा कर दिया गया था। लोगों के घरों में जो ग्राउंड वाटर है, कहीं पे भी जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा था, गंदगी से भरा था। अब ये होता क्या है, ये कर कौन रहा था, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज स्केल में बड़ी तादाद में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रही है और लोगों की जिंदगियों को इंडेंजर, इसमें खतरे में डाल रही है, जिसमें लोग मर जाएंगे ऐसा पानी पी के। विलेजर्स, अब जो लोग हैं भाई, किसके गांव में आपने देखा होगा कि RO लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं? नहीं, लोग सीधा नलके का पानी लेते हैं, है ना, सीधा नलके का पानी लेके पी लेते हैं। और अगर तुम उसी पानी को गंदा कर दोगे तो यार लोग तो मर ही जाएंगे ना। तो इसीलिए, ताकि इस इंडस्ट्रीज की क्या कर रही है इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर भी तो कोई एक्शन होना चाहिए, ये कहाँ क्या कितना कर सकती हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट, जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा यहाँ पर एक्शन लिया और कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑर्डर दे दिए कि जाओ और स्ट्रिक्ट मेजर्स लो ऐसी इंडस्ट्री के खिलाफ। क्या लो? स्ट्रिक्ट मेजर्स लो। और यहां से आया, यहाँ पे हमने यूज किया डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को, स्टेटिंग दैट द पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट रिस्टोर पॉल्यूशन फ्री हेल्दी लिविंग यूटिलाइजिंग। आप लोग यूटिलाइज करो एंटी पोल्यूशन साइंटिफिक अप्लायंसेस, ऐसी अप्लायंसेस का यूज करो जो आपके पोल्यूशन को कम करे। रिसाइकल करो और फिर रिसाइकल्ड चीजों को डालो, सीधा गंदगी आप पानी में नहीं डाल सकते हो भैया। एंड इंडस्ट्रीज विल लाइबल, और ऐसा अगर आप करते हो तो याद रखना बड़े बड़े मॉनिटरी आपको यहाँ पर पेनल्टीज लगेंगी, ताकि रिस्टोर करो एनवायरमेंट को। कोई बात नहीं, तुम दो, तुम करोड़ों रुपए कमाओ, लाखों रुपए हमें दो, एनवायरमेंट को ठीक कर देंगे। तो भाई क्यों करेगी? तो इंडस्ट्रीज फिर क्या करती हैं, ऐसे अप्लायंसेज, ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज करती हैं कि जहां पर रिसाइकल्स हो, जहां पर वो एनवायरमेंट को कम से कम क्या कर पाए, पोल्यूट कर पाए, ठीक है, पोल्यूट यहाँ पर कर पाए। अब आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा है फैक्ट्रीज के ऊपर ये लगी होती है, क्या होता है, ये नहीं होता, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ये बना होता है, एक ऐसे करके एक बना होता है और यहाँ से धुआं निकल रहा होता है, बहुत ऊंचा होता है, वो सारा पोल्यूशन उधर जा रहा होता है ऊपर, और हम लोग यहाँ होते हैं ऐसे, ये हम लोग हैं, बहुत ऊंचा होता है। अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोल्यूशन जा रहा है ये बहुत ऊपर जा रहा है कि हमारी यहाँ की जो एयर है, जो यहाँ की जो हवा है, जिसको एक इंसान हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ये इसको पोल्यूट नहीं करता है। ये इतनी ऊपर है कि ये जो गैसेस हैं, ये जो हार्मफुल गैसेस है ना, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये आपको दिख तो रही होती है लेकिन ये बहुत दूर होती हैं। तो ये आपके जो हम जिससे सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेवल हमारे प्रेजेंट हमारे स्तर पर होता है,
इसको ये पोल्यूट नहीं करती, ये यहाँ से और ऊपर एक्सक्रीट हो जाती है और ऊपर चली जाती है, तो ये यहाँ नहीं घुलती। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये यहाँ नहीं घुलती है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। और ये हाइट आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह की, हाँ ये होती है चिमनीज वगैरह जो होती है, नहीं इनको वैसे चिमनीज नहीं कहेंगे, चिमनीज छोटे हाइट वाली होती है, ये हम आम तौर पर जनरल पे चिमनीज बोल देते हैं, बट इनको कहते कुछ और है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट कुछ और कहते हैं इनको, कि जो जितना भी पोल्यूशन एमिट करती हैं ये ऊपर करती हैं, तो ये हमारे निचले स्तर पर हम पे इसका इफेक्ट नहीं होता। तो इनकी कितनी हाइट होनी चाहिए, और ये नहीं है, हर कारोबार हर इंडस्ट्री से लेकर अपने अपने रूल्स हैं कि आपको ये कितनी हाइट पे लगानी है, इसकी एयर और कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, कि कुछ इनमें से भी रिस्ट्रिक्शंस है, कि ऐसा नहीं कि आप सारी हार्मफुल छोड़ सकते हो। भाई कल को ये मिक्स तो कहीं ना कहीं तो हमें इसका झेलना पड़ेगा ही ना, ओजोन लेयर को तो झेलना पड़ेगा ही ना, ये सारी चीजें, पोल्यूशन तो है ही है ये। तो कौन सी हार्मफुल एमिट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, बहुत रूल्स हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट मैं आपको एक कॉमन सेंस में बता दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ताकि हम एनवायरमेंट को रिस्टोर करें। अब अगला केस लॉ देखो यहाँ पर क्या आता है, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 4 AIB में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम नाम अलग अलग कर दिया। या तो आएगा आपका वेलोम सिटीजन वेलफेयर फोरम यूनियन ऑफ इंडिया, या आपका आ जाएगा पिटिशन नंबर से रिलेटेड, या आपका इसे शायद मेरे ख्याल से क्लोथिंग पोल्यूशन भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है, इस केस की कहानी सुनो। जी फर्नेस बोलते हैं, अच्छा फर्नेस, ठीक है चलो। The petition was filed against the excessive pollution caused by the tanneries। tanneries ये तरह तरह की फैक्ट्री, जो समझते नहीं, वो छोटे छोटे कारखाने वगैरह खुले होते हैं। एंड अदर इंडस्ट्री स्टेट, तमिलनाडु का ये केस है। तमिलनाडु के अंदर ये जो रिवर पलार है, हाँ पलर रिवर है, उसके अंदर लोग सीधा सीधा पानी पीते थे उस रिवर से, उसी में नहाना, सब चीजें करना, डायरेक्ट पानी को कंज्यूम करते थे। और ये सारा की सारा ये जो कंपनीज बनी, फैक्ट्रीज बनी हुई थी, ये सारा पोल्यूशन अपना उस रिवर में बहा देती थी, पलर रिवर में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया और केस पहुंच गया ये वहां पे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक तो तुम लोग ना क्या करो, इनको तो उस जमाने में 10,000 रुपये का फाइन लगाया, जो कि कलेक्टर ऑफिस में जमा करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु को ग्रांट किया MC मेहता विद एन एंटायरली 50,000 रुपीज एज अ ग्रेटफुल। MC मेहता ने ये मुहिम चालू करी थी इसमें भी, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु यहाँ पर MC मेहता को 50,000 रुपए एज अवार्ड यहाँ पर देगी। वो तो अवार्ड नहीं है कि भाई इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा स्टेप लिया, ग्रेटफुलनेस, उनका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्यार है, जो एक्शंस ये ले रहे हैं, उस रिवॉर्ड के लिए MC मेहता को 50,000 रुपए भी दिलवाए गए, प्लस इनके ऊपर पेनल्टीज लगी, प्लस इनको रोका गया कि ये कोई भी पानी इस रिवर में, नदी में नहीं छोड़ेंगे। तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दोबारा से नाम ले देती हूँ, वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड अगेन हेडेड बाय MC मेहता। यस यस, नॉर्थ से साउथ तक काम किया इन्होंने, पूरे भारत में इन्होंने काम किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी जो क्लास है वो एंड होती है, सभी इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ, सभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स, प्रोविजन, स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूट्स के साथ मैंने आपको पूरा एनवायरमेंटल लॉ यहाँ पर खत्म कराया है। एंड आई रियली होप दैट आप सभी को ये जितनी भी क्लासेस है, राइट, जितनी भी मेरी शॉर्ट वीडियो है, वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों का बेनिफिट यहाँ पर हो पाए। तो अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या आप डायरेक्टली मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको इस तरीके के सभी लोकल लॉज को पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मेरा नाम अपूर्वा वत्स है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और राइट, तो ज़रूर आप लोग बाकी के पार्ट्स को भी देखिएगा, बाकी के सब्जेक्ट्स को भी देखिएगा। अभी आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग देयर थ्रू आउट द सेशन। और आप सभी तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है पूर्वा वाचान अकेडमी, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, स्मार्ट नोट्स, पीडीएफ और आपको सभी इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी अपडेट, सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। सो अभी से ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हमारे इन सभी बैचेस को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं, राइट। दिस इज जुडिशरी अचीवर्स बैच, आप इसको भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि अभी शुरू होने वाला है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट। चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं मैम